सोलो स्टूडेंट्स, कैसे चल रहा है आपका पढ़ाई? आई थिंक बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा होगा। बायो स्टडी कंटेंट के साथ, वन शॉट लेक्चर्स के साथ, वन शॉट नहीं बोलूंगा, डिटेल्ड लेक्चर है। ये सब मेहनत आपके लिए हो रही है क्योंकि मुझे पता है आपके पास है टाइम कम, आपको कम समय में ज्यादा चीजें पढ़नी है और उसके लिए एक ऐसा लेक्चर चाहिए जिसके पीछे मेहनत की हुई हो। पीपीटीज बनाकर उसमें हम पेजेस ऐड के स्क्रीनशॉट ऐड कर कर आपको वो लेवल का कंटेंट नहीं बना सकते, नहीं दे सकते जिस लेवल का आपको चाहिए, कि देख के आपको लगे कि मजा आ गया, सर ने मेहनत की है। और एक आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करे पढ़ाई पढ़ाएगा। याद रखना, हमेशा अच्छा टीचर, अच्छा टीचिंग क्या करता है, स्टूडेंट को फोर्स करता है पढ़ने के लिए, है ना। आपको एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। हाँ, वही पॉजिटिव वाइब्स लेके आ चुके हैं। आज हम देखेंगे आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इस चैप्टर को आज इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। मैं किसी के साथ कंपटीशन नहीं करता, मेरा कंपटीशन मेरे साथ है। मेरे आप देखोगे ना 3-4 साल पहले के लेक्चर और आज के लेक्चर में जमीन आसमान में होगा फर्क। क्यों? क्योंकि मेहनत की है। पिछले साल के पीपीटीज नहीं यूज करता मैं, हर साल नए पीपीटी बनाता हूं, हर साल नई चीजें, मेहनत फिर से करता हूं। ठीक है, पिछला कुछ भी यूज नहीं करता। तो याद रखना हमेशा से, ये भी लेक्चर में इतना अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूंगा ना कि आप सोचोगे भी नहीं। मेरा पूरा 100% मैं दूंगा लेक्चर को पढ़ाने में, और आपको भी अपना 100% देना है लेक्चर को देखने में। ठीक है, और इसी तरीके से 11, 12, 13, 14, 15 चैप्टर्स आएंगे। दीज आर इजी चैप्टर्स। जो हार्ड है वो हमने अगर इतनी आसान तरीके से और इतने कम समय में पढ़ा दिया, तो इजी चैप्टर तो ऐसे ही पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। और हाँ, एक चीज मुझे बहुत ही वियर्ड लगी, वो क्या है पता है? आप फॉलो नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियो भी देखते हो, लाइक भी करते हो, बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लग रहे, लेकिन आप जब सब्सक्राइब करते हो, हमारी टीम मोटिवेट होती है, हमें एक चीज मिलती है, पॉजिटिव जो फीडबैक मिलता है, ताकि हम और काम कर सके। चलो, वो बात अलग है, और आप करोगे सब्सक्राइब, मुझे पता है ना। चलो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ये हमारे चैप्टर का नाम है। जब कभी भी एंड बीच में आ जाता है, एंड, तो यहां पर 50% जो चैप्टर के अंदर जो पोर्शन होगा ना, वो ये होगा, और 50% पोर्शन जो है वो डिसीज का होगा। याद रखना। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये चैप्टर को मैं लगभग एक घंटे के अंदर कवर करने का प्रयास करूंगा, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। इस चैप्टर की वेटेज की बात करें तो 3 मार्क्स का वेटेज इस चैप्टर पे है। मतलब 3 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से 100% पूछे जाते हैं। विद ऑप्शन 4 मार्क के भी आ सकते हैं, बराबर, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस और में भी होते हैं आपके बायो के पेपर में। तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इस चैप्टर के अंदर? 3 मार्क का वेटेज है, बड़ा चैप्टर है, और इस चैप्टर में पता है ह्यूमन हेल्थ का पोर्शन एक है, डिसीज का अलग है। तो ह्यूमन हेल्थ का पोर्शन एक तो कर लो, अगर आपके पास टाइम कम है तो बता रहा हूं, ठीक है, टाइम कम है, नहीं तो सब कुछ ही करना है। एक तो आप ह्यूमन जो है 50% ह्यूमन हेल्थ का जो पोर्शन है वो कर लो, या फिर आप डिजीज का पोर्शन कर लो, जिसमें क्या होता है 3 में से 2 मार्क्स आपके कवर हो सकते हैं। मैक्सिमम चांसेस है कि 2 मार्क्स आपके कवर हो जाए, 3 में से 2 मार्क्स आपके कवर हो जाए, अगर आप ये दोनों में से एक ही करके जाते हो तो। अब ये जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज है, इसमें क्या है? इसमें आपका है इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी के टाइप्स है, एंटीबॉडी क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है, वो सारी चीजें। उसके बाद आपका वैक्सीन है, और वो ये चीजें आती है आपकी ह्यूमन हेल्थ में। डिसीज के अंदर बात करें तो इसमें आपका अमीबियासिस, फिलियारियासिस, अस्कैरियासिस है, मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है ना। उसके बाद आपका एड्स है, और रिंग वर्म है, कॉमन कोल्ड है, और कैंसर है। सो दीज आर दी डिसीज जो हमें यहाँ पे पढ़नी है, और एक एक चीज करूंगा और बहुत ही सिंपल फॉर्म में पढ़ाऊंगा। चलो शुरू करते हैं लेक्चर को। देखो, सबसे पहले इम्यूनिटी पढ़ते हैं, जैसे कि ह्यूमन हेल्थ का पोर्शन अब चालू हो गया। सबसे पहले आपको इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या है? तो इम्यूनिटी ना एक भगवान ने बोल सकते, या फिर नेचर ने बोल सकते, जो जिस पे विश्वास करता है वो उसको समझ लेना। तो नेचर ने हमें एक ऐसी कैपेसिटी दी है, ऐसी पावर दी है, शक्ति दी है, ताकत दी है, जिससे हम डिसीज को दूर भगा सकते हैं। डिसीज को रोकने वाली, डिसीज को रेजिस्ट करने वाली जो कैपेसिटी होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, उसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, ठीक है, तो यहां पर दिया भी गया है, इम्यूनिटी हैज अ ट्रेडिशनल रेफर टू द रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द होस्ट। हमेशा याद रखना, रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड मतलब क्या? रेजिस्ट करना। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? होस्ट। अब होस्ट यानी क्या? मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, जैसे कि अगर कोई वायरस हमारे बॉडी पे अटैक कर रहा है, तो ये हमारी बॉडी है ना। यस, ये आपकी बॉडी है। यस, ये दुबली पतले आप ही हो, 12th वालों, है ना, हम नहीं है। हम देखो कैसे। तो यहां पर अगर हम बात करें, तो आप दुबली पतले, ये आप हो होस्ट, और आपके ऊपर जो वायरस अटैक कर रहा है, हमेशा याद रखना, जो वायरस आपके ऊपर अटैक कर रहा है वो आप पे कर रहा है, मतलब आप कौन हो? होस्ट हो, क्योंकि आपसे पूरा जो है वो वायरस
नरिशमेंट ले रहा है, उसकी उसकी फीड कर रहा है, वो उसको जो चाहिए वो आपके बॉडी से ले रहा है। मुझे आप बताओ, वायरस के साथ आपका झगड़ा है क्या कि हाँ मेरा वायरस के साथ झगड़ा है इसलिए वायरस ना मुझे मेरे पर अटैक करते हैं? नहीं, वो वायरस भी तो एक एनिमल है, उसको भी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी है, उसको भी हमारी बॉडी से कुछ लेना है, तो जिसके बॉडी से लिया जाता है वो होस्ट है, वो होस्ट है। और इसे हम एंटीजन कहते हैं, एंटीजन या फिर पैथोजन, जो डिसीज को कॉज करता है। बराबर, हाँ, तो ये चीज थोड़ी अपनी माइंड में फिट कर लेना। बराबर, हाँ। तो अब हम देखेंगे इम्यूनिटी, आपको समझ में आ गया कि होस्ट जो होता है ये एंटीजन को, डिसीज कॉजिंग सब्सटेंस को, डिसीज को दूर भगाता है, दैट इज द एंटी इम्यूनिटी, दैट इज द इम्यूनिटी। अब मुझे आप बताओ, सवाल सीधा है आपसे कि कोई ए नाम का पर्सन है जिसकी इम्यूनिटी क्या है, जिसकी इम्यूनिटी वीक है, ए नाम का पर्सन, तो उसको डिसीज ज्यादा होगा कि कम? डिसीज उसको ज्यादा होगा। बी नाम का पर्सन है जिसकी इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी ज्यादा है, मतलब इम्यूनिटी कम है, ठीक है, इम्यूनिटी कम, डिसीज ज्यादा होगा। इम्यूनिटी अगर ज्यादा है, डिसीज को दूर भगाने की कैपेसिटी ज्यादा है, तो उसको डिसीज कम होगा। तो याद रखना हमेशा से, कोई पर्सन अगर जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहा है, दैट मीन्स उसकी जो इम्यूनिटी है वो वीक है, वो उस डिसीज को दूर नहीं भगा पा रही है। बराबर, हाँ सर। तो इम्यूनिटी के कारण हम फ्रीली जिंदा रह सकते हैं, फ्रीली हम कहीं पे भी जा सकते हैं। तो सपोज याद करो, कोई एक पर्सन है जिसको की जिसकी इम्यूनिटी वीक है, वो कहीं पे घूम नहीं सकता, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम जस्ट बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी। तो यहां पर वही उसे हम कहते हैं फ्रीडम है, एक्सेप्ट है, कहीं भी जा सकते हैं, एक्सेप्ट, ठीक है। और ये यहाँ पर एडवर्ड जिनर जो है, उन्होंने ये इम्यूनिटी नाम की जो टर्म है वो उन्होंने सबसे पहले बिलीव किया कि हाँ इम्यूनिटी होती है ये। ओके, अब इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यूनोलॉजी बायोलॉजी की ब्रांच है, किसकी? बायोलॉजी की। और बायो भी किसका पार्ट है? साइंस का। सो वी कैन से दैट इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस 100%। जो क्या करती है? स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी? इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम कैसे बनती है और वो कैसे रिस्पॉन्स करती है, इम्यून रिस्पॉन्स किसको? फॉरेन इन्वेडिंग पैथोजन। हमेशा याद रखना, फॉरेन सब्सटेंस, दो चीजें होती है, फॉरेन सब्सटेंस बाहर से आया हुआ। तो मैंने अभी अभी आपको यहाँ पे बोला था, एक जो है वो हमारी बॉडी है खुद की, तो हम होस्ट हुए, किसके होस्ट हुए? हम बाहर से आने वाले के। बाहर से आने वाला कौन होता है? एंटीजन होता है। तो दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, एक है एंटीजन, ये वाला, ये डिसीज कॉजिंग सब्सटेंस होता है, इसे हम क्या कहते हैं? डिसीज कॉजिंग सब्सटेंस, या फिर उसको एंटीजन कहते हैं। और इसका तीसरा नाम है फॉरेन सब्सटेंस, क्योंकि बॉडी के बाहर का है, बॉडी को छोड़ के अदर है। तो फॉरेन सब्सटेंस, डिसीज कॉजिंग सब्सटेंस, ठीक है, पहला फॉरेन सब्सटेंस, दूसरा डिसीज कॉजिंग सब्सटेंस, तीसरा बोल सकते हैं एंटीजन है, और चौथा बोल सकते हैं पैथोजन है। क्या है? पैथोजन। तो ये चार नाम आपको याद रखने हैं, पैथोजन, ठीक है। और यहां पर फॉरेन सब्सटेंस, या फिर हम बोल सकते हैं ऊपर डिसीज कॉजिंग सब्सटेंस, ठीक है, डिसीज कॉजिंग सब्सटेंस, राइट। तो ये चार नाम आपको याद रखने हैं, ये बाहर से आया हुआ है, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया, या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ओके, बात अगर हम करें यहां पर इसकी, तो ये एंटीबॉडी है, ये क्या है? ये एंटीबॉडी है। और ये एंटीबॉडी कौन रिलीज करती है? हमारी इम्यून सिस्टम रिलीज करती है ना। तो हमारी इम्यून सिस्टम ने जो प्रोटेक्टिव केमिकल रिलीज किया, हम क्या बोल सकते हैं? प्रोटेक्टिव केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सेल। इम्यून सिस्टम बनती है इम्यून सेल से, तो हम ये बोल सकते हैं कि इम्यून सेल से या फिर हमारी इम्यूनिटी ने क्या किया है? प्रोटेक्टिव केमिकल रिलीज किया है, किसको कंट्रोल करने के लिए? ये एंटीजन को कंट्रोल करने के लिए, पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए, ये डिसीज कॉजिंग सब्सटेंस को कंट्रोल करने के लिए, या फिर ये हम बोल सकते हैं फॉरेन सब्सटेंस को कंट्रोल करने के लिए। हमारे बॉडी ने जो प्रोटेक्टिव केमिकल रिलीज किया है वो होती है एंटीबॉडीज। तो एंटीजन, एंटीबॉडी, ये दोनों भी चीजें समझनी बहुत बहुत जरूरी है, माइंड में फिट करवा लो, ठीक है। हाँ सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो, तो दोनों भी चीजें आई थिंक माइंड में फिट तरीके से बैठ गई होगी। अब एक चीज बताता हूं, जो हमारे सारे वन शॉट हमने लिया फ्रॉम चैप्टर 1 टू अभी चैप्टर 10 चल रहा है, बाकी के भी हो जाएंगे 2-3 दिन के अंदर कंप्लीट। तो आपको जो है इसके नोट्स जो है यहाँ पर मिल जाएंगे, इधर हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। दो चीजें इधर है, ठीक है, दो चीजें कौन कौन सी? एक तो आपको वन शॉट लेक्चर के नोट्स है पूरे के पूरे, और आपको हैंड रिटन नोट्स है इसी चैप्टर पे, मतलब वन शॉट नोट्स अलग, हैंड रिटन नोट्स अलग, दोनों के दोनों आपको देखने को मिलेंगे। 70 रुपीज इसकी प्राइस है, इसको आप पे कर लेना, वर्थ इट है, बहुत वर्थ इट है, आपको बहुत फायदा होगा। दूसरी चीज, हमने एक चाणक्य क्वेश्चन बैंक बनाया है, जिसमें 10 रुपीज और ऐड हो जाएंगे, तो 49 रुपीज, 49 रुपीज हो जाएगा, जिसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश और मराठी, ये पांचों के पांचों भी नहीं, सब 6 सब्जेक्ट, पीसीएमबी और मैथ्स और इंग्लिश मराठी, ये सब के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स की पीडीएफ हमने डाली है ऑलरेडी, जिसके ऊपर आप मेहनत करो तो आपका ज्यादा से सवाल इससे आ सकते।
क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम वालों ने क्या किया है, ये पीडीएफ्स दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है वो हमने समझ लिया, इम्यूनोलॉजी क्या होती है वो समझ लिया, टर्म किसने बिलीव किया वो समझ लिया, एंटीजन एंटीबॉडी क्या होती है वो समझ लिया। अब हम समझेंगे आपका टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मैंने बोला आपको प्रोटेक्टिव केमिकल जो होता है वो एंटीबॉडीज है सर, बराबर। देखो इम्यूनिटी किससे बनती है, इम्यून सिस्टम से। क्या, इम्यून सिस्टम से इम्यूनिटी बनती है। इम्यून सिस्टम में क्या होते हैं, इम्यून सिस्टम में होते हैं सर इम्यून सेल। इम्यून सेल, और इम्यून सेल क्या करती है, तो एंटीबॉडीज को रिलीज करती है। थोड़ा सा चीजों को समझना है। तो देखो दो टाइप की इम्यूनिटी आपको देखने को मिलेंगी, दो टाइप की। कितना, दो टाइप। कौन कौन सी, एक जो बचपन से होती है वो हम देखेंगे सबसे पहला टाइप है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब क्या, डिसीज को दूर भगाने की पावर। डिसीज को दूर भगाने की पावर क्या है, इम्यूनिटी है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब अगर हम ताकत की बात करें, ताकत, तो जैसे ही हमारा जन्म हुआ कुछ ताकत हमें गिफ्ट मिल गई, है ना, तो वैसे ही इम्यूनिटी होती है जो जन्म होने से ही गिफ्ट मिल जाती है। और दूसरी जो होती है वो दूसरा टाइप है एक्वायर्ड, ये वाला इननेट टाइप है। दूसरा है एक्वायर्ड टाइप का, वो होता है कि जब हम जिम में जाते हैं, स्ट्रेंथ को उठाते हैं और हमारी ताकत को बढ़ाते हैं, वो हमने खुद एक्वायर किया। उसी तरीके से डिसीज को दूर भगाने की कैपेसिटी के भी दो टाइप है। एक इननेट, इननेट मतलब जो बचपन से अपने बॉडी के अंदर है, और इनबॉर्न जन्म से ही हमारे बॉडी के अंदर होगी। और हमेशा याद रखना ये रेडीमेड होगी, रेडीमेड, ठीक है, रेडीमेड अपने आप मिला है, कोई मेहनत करने की काम नहीं पड़ी, बराबर। हाँ सर। उसके बाद इसको ही हम नेचुरल भी कहते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी, इनबॉर्न इम्यूनिटी, या फिर इननेट इम्यूनिटी। और साथ ही साथ अगर हम इसको देखेंगे तो इट इज अ नॉन स्पेसिफिक, मतलब याद रखना हमेशा चार नाम बहुत जरूरी है इधर, बस इस पे ही आपको क्या कर सकते हो, स्टेटमेंट लिख सकते हो। देखो अगर बोर्ड एग्जाम के अंदर सवाल आया कि बताइए राइट अ नोट ऑन इननेट इम्यूनिटी, 2 मार्क के लिए आया, तो बताना है पहला तो इननेट इम्यूनिटी बचपन से होती है, इननेट इम्यूनिटी को ही इनबॉर्न इम्यूनिटी कहते हैं, इननेट इम्यूनिटी को ही नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं, इननेट इम्यूनिटी को ही नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। नेचुरल क्यों, क्योंकि नेचुरली मिल जाती है, इनबॉर्न क्यों, क्योंकि बचपन से होती है, और इननेट क्यों, ये हमने बचपन से मिली है, ठीक है, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ हमारे बॉडी के अंदर ही। और नॉन स्पेसिफिक मतलब क्या, कि नॉन स्पेसिफिक मतलब ये जो है वो डिसीज के लिए स्पेसिफिक नहीं होती। मतलब अगर ए टाइप का डिसीज आया तो उसके लिए वो अलग काम करेगी, बी टाइप का डिसीज आया तो अलग काम करेगी, सी टाइप का डिसीज आया तो अलग काम करेगी, ऐसा नहीं। हर एक इस पे एक ही तरीके से वो काम करती है, समझे कि नहीं। मतलब डिसीज स्पेसिफिक नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन स्पेसिफिक है, सबके लिए एक ही काम, बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अगर हम बात करें टीचर्स की, तो जैसे स्टूडेंट क्या किया, जिन्होंने बंक कर दिया लेक्चर को बंक कर दिया, 10 लोग थे जिन्होंने लेक्चर्स को बंक किया, वो बाहर चले गए क्लासरूम के, फिर टीचर को पता चला, उसके बाद बच्चे आएंगे, बच्चे आने के बाद टीचर क्या करता है, सीधा अपना हाथ है और जो स्टूडेंट है तो सबको एक जैसा ही मारना, मतलब कि नॉन स्पेसिफिक। किसी को स्पेसिफिक है क्या, नहीं, नहीं तो कैसे होता है, कोई होता है एकदम ऐसा, हम बोल सकते हैं स्ट्रांग बच्चा, तो उसको थोड़ा जोर से कोई बच्चा होता है वीक, उसको जोर से मारेंगे तो वही पे खलास हो जाएगा, राइट, तो उसको थोड़ा सा आराम से, तो ये स्पेसिफिक हो गया। तो वहां पे ही अगर हम इधर बात करें तो ये नॉन स्पेसिफिक है, हर एक डिसीज के लिए एक ही जैसी है, ठीक है। क्या होती है वो हम देखेंगे। तो अगर 2 मार्क किया तो आपको 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, तो 3 पॉइंट तो मैंने यहाँ पे बता ही दिए कि इननेट क्या होता है, ये पहला पॉइंट लिखो, इननेट को ही इनबॉर्न बोलते ये लिखो, इननेट को ही नेचुरल बोलते, क्यों बोलते हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। व्हाई इट इज नेचुरल, बिकॉज नेचुरली हमें मिलती है। व्हाई इट इज नॉन स्पेसिफिक, क्योंकि हर एक डिसीज के लिए वो अलग अलग नहीं है, सब डिसीज के लिए सेम ही है, दैट्स व्हाई नॉन स्पेसिफिक, है ना। अब कौन कौन सी होती है वो जरा देखते हैं। ये देखो आपको देख रहे हैं, ये पहला इपिथेलियल सरफेस, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस, सेलुलर फैक्टर्स एंड फीवर एंड आपका एक्यूट फेज प्रोटीन्स, दीज आर दी 5 फैक्टर्स। कितने, 5। ये 5 फैक्टर्स आते हैं हमारे इननेट इम्यूनिटी में। कहां पर, हमारे इननेट को ही हम इनबॉर्न कहते हैं, इनबॉर्न इम्यूनिटी, इनबॉर्न को ही हम नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं, और ये नेचुरल इम्यूनिटी को ही हम नॉन स्पेसिफिक भी कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो ये सारे के सारे नाम हैं, और ये होती है पहला इपिथेलियल सरफेस। अब इपिथेलियल सरफेस मतलब सीधी बात आपको समझनी है, ईपी मतलब बाहर होता है, तो आउटर जो भी सरफेस होंगे, आउटर सरफेस जो होगा हमारे बॉडी का, वो एक इम्यूनिटी की तरह काम करता है। कैसे बताता हूं मैं आपको, चलो। आउटर सरफेस, बॉडी के आउटर सरफेस, पहली चीज,
क्योंकि हमारे बॉडी के आउटर सरफेस की अगर हम बात करें तो स्किन होती है, और स्किन के अंदर क्या होता है, स्वेट। स्वेट मतलब क्या, पसीना। और ये पसीना के अंदर क्या होता है, साल्ट होता है, जो बैक्टीरिया को अंदर आने नहीं देता। मतलब हमारी स्किन क्या कर रही है, बैक्टीरिया को अंदर नहीं आने दे रही है, मतलब जिससे डिसीज हो रहा है उसको अंदर नहीं आने दे रही है, मतलब डिसीज को प्रिवेंट कर रही है। दैट्स मीन इट इज इम्यूनिटी। दैट्स मीन इट इज इम्यूनिटी, राइट। तो वह है आपका स्किन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हम सिबेसियस ग्लैंड की, तो ऐसी ग्लैंड्स जो क्या करती है, फैटी एसिड को रिलीज करती है, और फैटी एसिड के रिलीज होने के कारण ये जो फैटी एसिड है ये एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को किल करता है, एंटी फंगल है, फंगस को किल करता है। तो ये भी क्या हो गया आपका डिसीज को रेजिस्ट करने वाला। तो स्किन है, सिबेसियस ग्लैंड है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है हमारा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेशन के अंदर ट्रैक्ट इस्तेमाल होता है, उसमें नेजल हेयर, नाक के अंदर जो हमारे हेयर्स है वो क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया को अंदर नहीं जाने देते, जो माइक्रोब्स को अंदर नहीं जाने देते। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। उसके बाद हमारा माउथ है, माउथ के अंदर सलाइवा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट करता है। स्टमक के अंदर है गैस्ट्रिक जूस। यूरेथ्रा के अंदर होता है यूरिन का फ्लो, यूरिन का फ्लो बाहर जाता है ताकि कोई माइक्रोब्स अगर अंदर आ रहे तो वो फ्लो की यूरिन के फ्लो के साथ बाहर चले जाएंगे। और अगर हम स्पर्म की बात करें तो स्पर्म के अंदर स्पर्माइन एंड जिंक होते हैं, और ये दोनों के दोनों केमिकल है एंटीबैक्टीरियल। तो जितने भी सारे आप देखो यहां पर ये जो हम ले रहे हैं, दीज आर द इपिथेलियल सरफेसेस दैट्स प्रिवेंट फ्रॉम डिसीज, दैट रेजिस्ट डिसीज। बट ये नेचुरली हर इस एनिमल के अंदर बचपन से ही होती है, दैट्स व्हाई इट इज अ इननेट इम्यूनिटी, ठीक। उसके बाद दूसरा है एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस। एंटी माइक्रोबियल माइक्रोब्स को किल करने वाले सब्सटेंस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, और इसमें याद रखना मोर देन 30 सीरम प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो काम करते हैं यहां पर, ठीक है। यस सर। उसके बाद इंटरफेरॉन्स क्या होता है, साइटोकाइनिन दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट वायरल इंफेक्शन। हमेशा याद रखना इंटरफेरॉन क्या है। इंटरफेरॉन मतलब कि जब कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस सेल पे अटैक करता है तो सेल जो है वो इंटरफेरॉन रिलीज करती है ताकि बाकी के सारे सेल को पता लग जाए, तो जिससे वायरल इंफेक्शन नहीं होता। वायरल इंफेक्शन यानी क्या, जब एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे ऐसा बढ़ रहा है, फैल रहा है इंफेक्शन, उसको रोकने के लिए इंटरफेरॉन्स जो है वो मदद करते हैं। उसके बाद सेलुलर फैक्टर अगर हम देखें तीसरा इन्नेट इम्यूनिटी में, मतलब कि एज अ सेल ही क्या करती है, सेलुलर फैक्टर मतलब डायरेक्टली सेल ही क्या करेगी, डिसीज को प्रोटेक्ट करेगी, डिसीज को रजिस्ट करेगी। तो उसमें सेल कौन से होती है, फाइगोसाइट्स। ऐसे सेल जो किसी अदर माइक्रोब्स को खा ही लेते हैं, डायरेक्टली पैथोजन को खा लेते हैं। पैथोजन को बोल सकते हैं या फिर एंटीजन को बोल सकते हैं, दोनों भी तो एक ही है बराबर सर, उसको खा लेंगे डायरेक्टली। तो सेलुलर फैक्टर, कुछ सेल भी है जो डायरेक्टली वो काम कर रहे हैं। उसके बाद एनके सेल है, एनके सेल किलर सेल इसको बोला जाता है, ठीक है, किलर सेल, किल वायरसेस इन्फेक्टेड सेल एंड ट्यूमर सेल। जो ऐसी सेल जो क्या कर रही है, वायरस जिसको इन्फेक्टेड है, ऐसी सेल जिसपे वायरस लगा हुआ है उसको किल कर देगी। ऐसी सेल जो ट्यूमर बना रही है, ट्यूमर मतलब क्या, तो मास ऑफ सेल को ट्यूमर कहते हैं जो कैंसर में बनता है, तो उसको भी किल करने का काम ये कर रही है एनके सेल्स, दैट इज किलर सेल्स, ठीक है। उसके बाद फीवर है, फीवर जैसे आपको पता है हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये भी क्या हुआ, ये डिसीज को प्रिवेंट करने वाला है। क्यों सर, देखो जब कोई वायरस हमारे बॉडी पे अटैक करता है तो हमारी बॉडी को टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी चाहती है कि मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं ताकि वो वायरस किल हो जाए, ताकि वो बैक्टीरिया मर जाए या फिर उसकी ग्रोथ रुक जाए, इसलिए फीवर होता है। तो हमेशा याद रखना जब कभी भी आपको फीवर आ जाए तो समझ जाना किसी चीज का इंफेक्शन हुआ है और हमारी बॉडी का जो नेचुरल मैकेनिज्म है वो उसको रोक रहा है। देखो हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली ही इस तरीके से डिजाइन की है, किसने की है पता नहीं बट इस तरीके से डिजाइन की कि हमें ये हॉस्पिटल जाने की जरूरत भी नहीं है। बट हम क्यों जाते हैं, कि हमें सीरियस इन्फेक्शन ना हो, पहली चीज। और हमारे पास टाइम नहीं है, जैसे अगर हम बात करें, अगर हम रजिस्ट करें तो हफ्ते भर में हम ठीक हो जाएंगे, बट अगर हम हॉस्पिटल में जाएंगे गोलियां लेंगे तो हम 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो हमारे पास टाइम नहीं है। बट याद रखना ज्यादा मेडिकल का यूज करना, ज्यादा गोलियां खाना, ज्यादा इंजेक्शन लेना, तो इससे हमारी नेचुरल इम्यूनिटी पे भी बुरा असर हो सकता है, ठीक है। ये उसके बाद लास्ट है एक्यूट फेज प्रोटीन्स, जिसको एपीपीएस कहते हैं। ये प्रोटीन्स होते हैं जो इन्फेक्शन के दरमियान बढ़ जाते हैं, और ये प्रोटीन जो है वो याद रखना दीज आर दी ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये एंटीबायोटिक का काम, ये एंटीबॉडीज का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बढ़ जाते हैं ताकि एंटीजन को किल करे। तो ये होती है एक्यूट फेज प्रोटीन्स, ठीक है। और हमेशा याद रखना है सीआरपी टेस्ट की जाती है, हमेशा याद रखना जब आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी आपकी सीआरपी टेस्ट की जाती है, सीआरपी टेस्ट, जिसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन मतलब सीआरपी टेस्ट, ये एक्यूट फेज प्रोटीन है जो बढ़ जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो इससे पता लगा सकता है कि हमें इन्फेक्शन एक्चुअल में हुआ है या नहीं हुआ है,
बराबर। हाँ, तो कभी कभी जो ऐसा होता है कि फीवर जो है सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शन से आता है, ऐसा नहीं है, अलग अदर भी फैक्टर्स होते हैं जिससे आ सकता है। बट अगर सीआरपी बढ़ गया है, सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये टेस्ट है, आप जब भी कभी हॉस्पिटल में गए होंगे आपने थोड़ा सा देखा होगा, नहीं देखा तो फिर देखना, जब कभी आप बीमार पड़ते हो तो सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट की जाती है, जिसमें अगर सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ गया है दैट मीन्स आपको इन्फेक्शन हो गया है, ये पता कर जाता है। तो ये 5 चीजें ऐसी है जो बचपन से हमारे बॉडी के अंदर होती है, और वही है इननेट इम्यूनिटी। ठीक है, तो वो क्लियर है सर, वो खत्म है। दूसरा देखते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको ही हम एडाप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। एक्वायर्ड मतलब जो हम अपने जीवन काल में हासिल करते हैं, इसके पहले जो थी ना वो बचपन से ही मिल गई है ना। वो आपने गाना सुना होगा, बचपन का प्यार, है ना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रहा, तो बचपन से मिलेगा कोई। और दूसरा जो होता है हासिल करते हैं हम कॉलेज जाके, स्कूल जाके, बराबर। बस वैसे ही यहां पर भी समझना है, ये एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड हासिल किया, इसको ही हम अडेप्टिव कहते हैं। तो ये हो गया इसका पहला नाम, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पहला नाम। दूसरा नाम अडेप्टिव इम्यूनिटी। तीसरा नाम अगर हम देखेंगे तो ये है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक है, हर एक डिसीज के लिए अलग अलग अलग। जैसे मैंने बोला आपको, टीचर हर एक लड़के को एक सर का नहीं यहाँ पे पीटेगा। एक जो वीक है उसको थोड़ा धीरे से, जो थोड़ा सा स्ट्रांग है उसको और जोर से, है ना, लड़की है तो दूर से तो वो सारी चीजें, दैट मीन्स इट इज स्पेसिफिक है, हर एक डिसीज के लिए अलग अलग है। तो वो चीज आपको याद रखनी है। और इसके पास एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे इननेट में नहीं थी, कि इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी है। मतलब कि कोई अगर एंटीजन आया ए टाइप का, तो उसने हमारे बॉडी पे अटैक किया, तो वो उसका रिमेंबर करती है कि हाँ इसने पहली बार आया था, ये ऐसा किया था। तो यहां पर अगर हम बात करें तो वो क्या करती है, रिमेंबर। रिमेंबर यानी क्या, कि पता उसको लगता है किस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, उसको रिएक्ट कर सकते हैं, बराबर। हाँ चलो, तो अब हम देखते हैं इसके 2 टाइप। ठीक है, कितने टाइप है इसके, 2 टाइप है। 2 टाइप में यहां पर थोड़ा सा आप देखो, 2 टाइप में यहां पर देखो। पहला है एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, हम अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप में डिवाइड होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी किस तरीके से 2 टाइप में डिवाइड हुआ है। अब याद रखना, एक्वायर्ड मतलब मैंने क्या बोला, जो हम अपने जीवन काल में हासिल करते हैं वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके 2 है, इननेट, नहीं, इसके एक्टिव और पैसिव। अब एक एक वर्ड लिखता हूं यहाँ पे, एक एक वर्ड अगर लिख दिया ना तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से यहाँ पे किया जा सकता है चीजों को। इननेट एक्टिव इम्यूनिटी जो मतलब ऐसी है कि हम उसे मेहनत करके हासिल करते हैं, मेहनत करके हासिल करना, मेहनत करके हासिल करते हैं। ठीक है, हाँ सर। और ये बिना मेहनत करे, याद रखना हमेशा से, बिना मेहनत करे मिलती है, मिलती है, बराबर, तुम दिल की। तो उस यहां पर आप चीज समझिए कि एक्टिव इम्यूनिटी मेहनत करके मिलती है, पैसिव इम्यूनिटी बिना मेहनत करके मिलती है। लेकिन ये दोनों भी हम अपने जीवन काल में हासिल करते हैं, ये बचपन से नहीं होते, बचपन का प्यार नहीं है ये, हम कॉलेज में जा रहे हैं, ये नया वाला अपना है। ठीक है, हाँ, तो ये बिना मेहनत करे, ऐसा होता है ना कहीं कभी, बिना मेहनत करे कि कोई कोई बोलता है आई लाइक यू, बिना मेहनत करे। कोई कोई करने के लिए यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, वो सेंटेंस सुनने के लिए, बस वैसे ही चीज है। तो एक्वायर्ड की बात हम कर रहे हैं, जो हम हासिल कर रहे हैं जीवन में, वो हासिल हम कर रहे हैं। तो एक में मेहनत करके मिल रही है, मेहनत करके याद रखना हमेशा से, मेहनत करके अगर हम बात करें तो 2 टाइप का यहाँ पे चीजें आपको समझनी है, बताता हूं। 2 टाइप का, एक है कि नेचुरल इन्फेक्शन हो जाए, मतलब उसके इसमें देखो एक्टिव में 2 टाइप है, नेचुरल एक्टिव एंड आर्टिफिशियल एक्टिव। बाद में इम्यूनिटी वर्ड है वो लगा देना, बस बात खत्म। एक है नेचुरल एक्टिव, आर्टिफिशियल एक्टिव। एक्टिव है तो मेहनत करके मिली है, लेकिन नेचुरली होती है वो। नेचुरली कैसा होता है, जैसे कि हमारे बॉडी पे किसी ने, वायरस ने अटैक कर दिया और हमें इन्फेक्शन हो गया, तो हमारी बॉडी उस वायरस से जूझती है, और जूझने के बाद उस वायरस को पता लगाती है, और सेकंड टाइम अगर वो वायरस आया तो हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट करती है। तो हमारे बॉडी को पता चल गया, मतलब हमें इम्यूनिटी मिल गई। मतलब बट वो वायरस आया था वो नेचुरली आया था ना, किसी ने छोड़ा तो ही था कि अरे तू जा वायरस इस पे अटैक कर, नेचुरली सारी चीज हुई। तो हमें इम्यूनिटी मिली, बट वो नेचुरली मिली, दैट्स व्हाई इट इज अ नेचुरल इम्यूनिटी। और ये हमने मेहनत करके लिए, इन्फेक्शन हुआ था हमें, हमने सहा था चीजों को, इसलिए ये एक्टिव इम्यूनिटी है। अगर हम आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो ये भी एक्टिव होगी, मेहनत किया होगा, लेकिन आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियल यानी क्या, वैक्सीन को। तो हमें क्या दिया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है, हमेशा याद रखना, वैक्सीन। वो वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन में वो डिसीज कॉज करने वाला ही वहां पर एंटीजन होता है, पैथोजन होता है, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिससे डिसीज है, बट वो वीक फॉर्म में दिया जाता है।
ताकि हमारे बॉडी को इन्फेक्शन ना हो, हमारी बॉडी को नुकसान ना हो, बट हमारी बॉडी ये सीख जाए कि इस प्रकार का वायरस, इस प्रकार का एंटीजन आ सकता है। तो देखो ना कितने होशियार लोग हैं। हाँ, तो वैक्सीन हमेशा याद रखना आर्टिफिशियल जो होगा एक्टिव इम्यूनिटी, ये भी मिला है हमें एक्टिवली मेहनत करके ही, बट ये वैक्सीनेशन से मिल रहा है आर्टिफिशियली। वैक्सीन ऐसा थोड़ी नेचुरली थोड़ी आती है और उड़ के लग जाती है, नहीं, हम लगाते हैं ना। हाँ सर, और अगर नेचुरल की बात करें तो ये इन्फेक्शन। तो दो वर्ड याद रखने, नेचुरल एक्टिव में याद रखना है इन्फेक्शन, आर्टिफिशियल एक्टिव में याद रखना है वैक्सीन। ठीक है, खत्म है। चलो, तो यहां पर है, ये पार्ट हो गया खत्म। अब हम देखते हैं पैसिव इम्यूनिटी, जो बिना मेहनत करके रेडीमेड मिल जाती है। इसमें भी नेचुरल टाइप है, आर्टिफिशियल टाइप है। अब हम बात करें नेचुरल की। ठीक है, नेचुरल जो है उसका पैसिव टाइप कौन सा है? पैसिव टाइप। ठीक है, ये एक्टिव टाइप हो गया, अभी पैसिव टाइप देख रहे हैं। तो नेचुरल पैसिव, नेचुरली मिलती है बट पैसिव तरीके से, रेडीमेड। कैसे? तो याद रखना ये दो चीजें हैं। एक तो प्लेसेंटा से, बर्थ होने से पहले, जब हमारा बर्थ नहीं होता, हम मां के पेट में होते हैं, तब मां के पेट में जो प्लेसेंटा होता है उससे हमें रेडीमेड चीजें मिल जाती है। तो ये है प्लेसेंटा बिफोर बर्थ। और आफ्टर बर्थ जब हो जाता है तो क्लोस्ट्रम, मतलब अपनी माता का पहला मिल्क जो येलोइश होता है, जिसमें एंटीबॉडीज भी होती है। तो हमारी मदर का पहला मिल्क जो था, जो कि येलोइश था, वो उसे कहते हैं क्लोस्ट्रम। तो क्लोस्ट्रम से मिला। आफ्टर बर्थ, बिफोर बर्थ, दोनों भी क्या होंगे? नेचुरल होंगे और पैसिव होंगे। मेहनत करने का काम पड़ा नहीं, नेचुरली ये होता है। ठीक है, नेचुरली वो मिल्क फीडिंग होती है, नेचुरली प्लेसेंटा होता ही है, वो कुछ हमने नहीं बनाया। ओके, आर्टिफिशियल पैसिव की बात करते हैं। आर्टिफिशियल पैसिव मतलब रेडीमेड मिल रही है, और आर्टिफिशियल किस तरीके से कि यहां पर हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्स, मतलब हम क्या करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो यहां पर पूरी की पूरी अगर चीजें समझे तो एंटीबॉडीज जो है वो एंटीबॉडीज लेते हैं। क्या? एंटीबॉडीज। तो जब हम एंटीबॉडीज को लेते हैं, हमारे बॉडी को डायरेक्टली डाला जाता है एंटीबॉडीज को, तो वो है आपका पैसिव। और आर्टिफिशियल क्यों? क्योंकि हम एक्चुअल में डाल रहे हैं एंटीबॉडीज। और पैसिव क्योंकि रेडीमेड एंटीबॉडीज मिल रही है ना, रेडीमेड डायरेक्टली एंटीबॉडीज मिल रही है। तो ये चीज याद रखनी है आपको। इधर नेचुरल में प्लेसेंटा और क्लोस्ट्रम, नेचुरल पैसिव में, आर्टिफिशियल पैसिव में एंटीबॉडीज बाय फ्रॉम दी हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्स। खत्म। ठीक है, तो ये दोनों भी टाइप अच्छे से समझ लीजिए। ये आपको बुक में बहुत कंफ्यूज करेंगे, लेकिन मैंने आपको सिंपल तरीके से समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलो अगला देखते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका ये यही है, नेचुरल का इन्फेक्शन। ठीक है, याद रखना हमेशा से कि हम एक्वायर्ड की बात कर रहे थे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसके दो टाइप थे, पता है बराबर सर। एक एक्टिव वाले टाइप थे और उसके बाद एक पैसिव वाले, जो मेहनत करके मिलते हैं, जो बिना मेहनत करके मिलते हैं। ठीक है, एक्टिव और पैसिव। अगर हम बात करें आपका एक्टिव की, तो एक्टिव के नेचुरल टाइप है, आर्टिफिशियल टाइप है। ये भी, इसका भी नेचुरल टाइप है, आर्टिफिशियल टाइप है। ठीक है, हाँ, इसमें याद रखना इन्फेक्शन से मिलने वाला, वैक्सीन से मिलने वाला, नेचुरल एंटीबॉडीज मदर से मिलने वाली, और ये डायरेक्टली एंटीबॉडीज। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, तो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है, इम्यून सिस्टम का काम करती है। मैं अभी बात करते हैं इम्यून सिस्टम की। पहले तो इम्यून सिस्टम तो पता चल गया आपको। इम्यून सिस्टम यानी हमारी बॉडी जो इन्फेक्शन को रजिस्ट कर रही है, वो इम्यूनिटी है। और जो इम्यूनिटी है वो इम्यून सिस्टम से आता है। तो इम्यून सिस्टम में कौन कौन सी सेल्स होती है वो थोड़ा देखते हैं, क्योंकि हमेशा याद रखना सेल की डेफिनेशन आपने सुनी है बचपन से ही। क्या? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, ऑफ आवर बॉडी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो याद रखना, नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो इम्यून सिस्टम हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, हर एक सिस्टम में सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। इसी प्रकार से इम्यून सिस्टम के अंदर भी इम्यून सेल्स होते हैं। वो कौन से है सर? तो वो दो है, हमेशा याद रखना, दो टाइप के इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं। मेन सेल दो है, एक लिम्फोसाइट्स, इसमें आपके दो टाइप होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, जो देखेंगे हम। और दूसरा है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ठीक है, एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो ये दो सेल्स क्या होते हैं? मेन सेल्स है किसके? इम्यून सिस्टम के। तो ये दो सेल को पहले हम पढ़ेंगे और कैसे ये इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करती है वो भी थोड़ा देखेंगे। पहला हम पढ़ते हैं आपका लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो हमेशा याद रखना लिम्फोसाइट्स के बारे में, ये जो है ये आपका मेन सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम का सबसे मेन सेल, यही ज्यादातर काम यही संभालता है। ये किससे फॉर्म होता है? फॉर्म बाय दी स्टेम सेल। स्टेम सेल से फॉर्म होता है। प्रोसेस कौन सी होती है? हीमोसाइटोब्लास्ट नाम की प्रोसेस होती है, जहां पर स्टेम सेल्स से ये फॉर्म होती है।
बराबर, कौन, लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें, एमसीक्यू अगर आपको आया कि बताइए लिम्फोसाइट कौन से सेल से फॉर्म होते हैं, तो स्टेम सेल से फॉर्म होते हैं लिम्फोसाइट्स। प्रोसेस कौन सी होती है, तो आपका हीमोसाइटोब्लास्ट, हीमोसाइटोब्लास्ट, ठीक है। उस प्रोसेस में क्या बनती है, लिम्फोसाइट्स बनती है। किससे बनती है, स्टेम सेल से, याद रखना, ठीक है। और कहां पे प्रेजेंट होती है ये, याद रखना, फीटल लीवर, जो बच्चा होता है फिटस, उसके लीवर में प्रेजेंट होती है। और जो अडल्ट है उनके बोन मैरो में प्रेजेंट होती है। ये एमसीक्यू आपको आ सकते हैं। कौन प्रेजेंट है यहाँ पर, तो लिम्फोसाइट्स, ये सेल प्रेजेंट होती है बच्चे के लीवर में और अडल्ट के बोन मैरो में। तो आप बताना जरा, आपके बॉडी में कहां पे रहेंगे, कमेंट करके मुझे डालना, ठीक है, बाद में वीडियो में। तो आप बच्चे हो या अडल्ट हो, ठीक है। कोई कोई ऐसा होता है जो खुद को बच्चा ही मानता है, क्यूटी, पूकी है ना, पूकी, तो वो है। और दूसरा कोई कोई अडल्ट मानता है। तो अगर आप अडल्ट हो तो आपके बोन मैरो में रहेगा, अगर आप बच्चा हो तो फिर आपके लिवर में रहेगा। चलो, अब इसके दो टाइप है, हमेशा याद रखना, एक है आपका बी लिम्फोसाइट और एक है टी लिम्फोसाइट। डिफरेंशिएटेड इन गट एसोसिएटेड विद द लिम्फोइड टिश्यू, हमेशा रखना। ये क्या करता है, तो आपका गट में प्रेजेंट होता है, गट एसोसिएटेड है, ओके। और ये आपका टी लिम्फोसाइट्स है, ये थाइमस में, डिफरेंशिएटेड इन थाइमस, तो थाइमस में जो डिफरेंशिएटेड होता है। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड, इसमें सेल रिस्पॉन्सिबल होती है ना, हमेशा याद रखना। और जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, ये क्या करती है, दूसरे सेल को मदद करती है, ऐसा डायरेक्टली मदद नहीं करती, इनडायरेक्टली मदद करती है। उस हिसाब से चीजों को सीखेंगे। और ये पूरे बॉडी के अंदर हमारे सर्कुलेट होते हैं ब्लड से और लिम्फ से, दोनों भी क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड्स की तरह काम कर रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर। और वहां से ये एक जगह से दूसरे जगह पे जाएंगे, क्योंकि अगर वायरस आया और वायरस ने इधर से एंट्री ली तो हमारे पूरे बॉडी के अंदर उसको फैलना पड़ता है, तो वहां तक वो जाता है ना, याद रखना कौन जाता है, तो ये बी लिम्फोसाइट्स और ये टी लिम्फोसाइट्स जाते हैं। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि आपका मैकेनिज्म ऑफ रिस्पांस क्या है, किसका मैकेनिज्म ऑफ रिस्पांस, ठीक है। इधर थोड़ा सा देखो आप, ये हम देख रहे हैं अभी। अब हम समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिस्पांस क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पांस क्या है, किसका, तो टी लिम्फोसाइट का। टी लिम्फोसाइट कैसे रिस्पांस करता है, किसको, एंटीजन को। तो जो एंटीजन है, डिसीज को कॉज करने वाला सब्सटेंस है, ये जब हमारे बॉडी के अंदर आता है तो फिर टी लिम्फोसाइट कैसे काम करता है। जैसे अगर हम बात करें हमारे घर के अंदर दो चीजें हैं, तो याद रखना है, एक बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट। आप बोलोगे सर कैसे हमारे घर के अंदर, सर कैसे, अरे एक तुम्हारा फादर, एक तुम्हारी मदर, तुमचे बाबा, तुमचे आई, ये दोनों भी क्या है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है। तो हमारे घर के अंदर अगर कोई इंसान झगड़ा करने के लिए आ गया, तो बताना जरा, अगर बी लिम्फोसाइट है तो आपके आपके पेरेंट्स, आपके फादर, तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे, और टी लिम्फोसाइट आपकी मदर, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। जस्ट इमेजिन क्या मंजर होगा है ना सर। वो डिपेंड करता है सर, सामने वाला झगड़ा करने वाला कौन है। अगर सर फीमेल होगी तो फिर हमारी माता पहले जाएंगे आगे, हमारी मदर पहले जाएंगी, राइट। और फिर दोनों का झगड़ा मतलब इस लेवल का चलेगा, तांडव हो जाएगा सर, तांडव और अगर सामने वाला अगर मेल रहा तो फिर हमारे मदर पीछे रहेंगे, हमारे फादर आगे चले जाएंगे। और अगर हमारे फादर से कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर तांडव नहीं, महातांडव होने वाला है। फिर मदर अगर एंट्री हो गई, दो मेल्स के बीच में मदर की एंट्री हो गई, तो फिर महातांडव हो सकता है, बराबर। तो वैसे ही यहां पर है कि बी लिम्फोसाइट कैसे रिएक्ट करेगा एंटीजन को, डिसीज कॉजिंग सब्सटेंस को, या फिर टी लिम्फोसाइट कैसे रिएक्ट करेगा एंटीजन को या फिर डिसीज कॉजिंग सब्सटेंस को, ठीक। हाँ, तो पहला हम देखेंगे आपका टी लिम्फोसाइट। ये टी लिम्फोसाइट क्या करता है, जब कभी भी एंटीजन के कांटेक्ट में आता है, कि एंटीजन के पास चला गया, उधर जाके वो क्लोन्स बनाता है। क्लोन्स मतलब मल्टीपल टी सेल्स बनाता है, मल्टीपल टी सेल्स, बहुत सारे प्रकार के टी सेल्स। कौन कौन से, याद रखना। बट सर मल्टीपल मतलब कितने, 4 टाइप, हमेशा याद रखना, 4 टाइप। तो ये इसका मैकेनिज्म क्या है कि ये जो टी लिम्फोसाइट है, ये जैसे ही एंटीजन के कांटेक्ट में आता है 4 टाइप के सेल बनाता है। एक होता है हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सस्पेंसर टी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स। और इसके नाम में ही है, 50% इंफॉर्मेशन नाम में ही होती है। आप लाइन टू लाइन पढ़ नहीं सकते, आप चीजों को जोड़ना सीखो, जोड़ना सीखना है आपको चीजों को, ठीक है। तो जैसे कि यहां पर अगर हम बात करें हेल्पर टी सेल की, तो इसका काम करते हैं हेल्प करना। तो ये जो है वो टी लिम्फोसाइट, जैसे आपको पता है एंटीजन के कांटेक्ट में आती है तो वो अपने क्लोन्स बनाती है, अपने डुप्लीकेट बनाती है 4। एक होता है हेल्पर टी सेल, जो क्या करता है, लिम्फोकाइनेज नाम का जो एंजाइम है वो प्रोड्यूस करता है और बी लिम्फोसाइट और माइक्रोफेज को एक्टिवेट कर देता है। तो हेल्पर टी सेल क्या करती है, याद रखना, हेल्पर टी सेल कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करती है, लिम्फोकाइनेज। और ये लिम्फोकाइनेज क्या करता है, बी लिम्फोसाइट को जगाता है। किसको, बी लिम्फोसाइट को। ये टी लिम्फोसाइट की बात कर रहे हैं हम, इसके आगे बी लिम्फोसाइट है, वो कैसे काम करता है, कैसे रिएक्ट करता है, वो भी देखेंगे।
तो यहाँ पर जो बी लिम्फोसाइट है उसको जगाने का काम, और मैक्रोफेज, मैक्रोफेज मतलब सेल को खाने वाले मैक्रोफेज फेज, तो वो उनको भी जगाने का काम ये करता है, इसलिए ये हेल्पर है, ये मदद कर रहा है सिर्फ, कोई अदर इसका काम नहीं, इसका काम है सिर्फ हेल्प करना, बराबर। हाँ सर, तो बी लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज को जगाने का काम करता है बाय प्रोड्यूसिंग लिम्फोकाइनेज नाम का केमिकल, ठीक है। तो हेल्पर टी सेल है, हेल्प। किलर टी सेल क्या करता है, डायरेक्टली मारता है, अदर जो एंटीजन है उसको डायरेक्टली मारने का काम करता है, ये नहीं मारता, ये बोलता है कि रुक तू, मैं अपने भाई को बुला के लाता हूं। तो ये अपने बी लिम्फोसाइट को और मैक्रोफेज को जगाते हैं बाय रिलीजिंग लिम्फोकाइनेज, या फिर आवाज देके, ऐसा रियल लाइफ में बोले तो मैं अपने भाई को आवाज दूंगा और वो जग जाएंगे, जहां पर वो लिम्फोकाइनेज रिलीज करेगा, बी लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज जग जाएंगे। किलर टी सेल तो मारने का ही काम करता है। सप्रेसर टी सेल होशियार है, ये क्या करता है, ये अपने बॉडी को अलग करता है, अपने बॉडी के सेल अलग और बाहर से आने वाले एंटीजन के सेल अलग, ऐसा ना हो जाए कि हमारी बॉडी हमारे सेल को खत्म कर दे, तो ये सप्रेस करने का काम करता है। अरे बॉडी के सेल इधर हो जाओ पहले, तो उनको थोड़ा सा मैदान में लाते हैं, फिर उनको मारते हैं अच्छे से। और मेमोरी टी सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि याद रखते हैं कि वो वायरस कैसा था, वो कैसे आया, वो लिख के रखते हैं, उसका एक ही काम है, हाँ अरे ऐसा है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, वो सारी ऐसा है। पहले बार तो इन्फेक्शन होगा, पहली बार तो हमारे बॉडी को नुकसान होगा, बट सेकंड टाइम आया तो क्या करता है, मेमोरी टी सेल्स अपना किताब निकालता है, अरे भाई रुक रुक, ये पहले भी आया था, इसको इस तरीके से मारा जा सकता है। ये वाले 4 टाइप के सेल याद रखना। दूसरा मैकेनिज्म हम यहां पर देख रहे हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं, समझते हैं, और वो मैकेनिज्म है आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किसका, बी लिम्फोसाइट्स का, एंटीजन को बी लिम्फोसाइट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है वो थोड़ा देखते हैं, ठीक है। देखो मैकेनिज्म ऑफ बी लिम्फोसाइट थोड़ा देखते हैं, इसके पहले टी देखा हमने, ओके सर। अब ये जो बी लिम्फोसाइट है ये क्या करता है, तो बी लिम्फोसाइट्स आर सेंसिटाइज, ये डायरेक्टली सेंसिटाइज होती है दो चीजों से, एक तो एंटीजन से, एंटीजन आ गया तो ये क्या जग जाएंगी पहली तो, या फिर इसको कौन जगाता है, हेल्पर टी सेल, क्योंकि हमने इसके पहले अभी देखा कि हेल्पर टी सेल दो लोगों को जगाता है, जगाने का काम करता है, एक जगाने का काम करता है बी लिम्फोसाइट्स को, और दूसरा किसको जगाता है, ये दूसरा जो जगाता है मैक्रोफेज को, मैक्रोफेज जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं डायरेक्टली खाते हैं दूसरे सेल, इन दोनों को। तो हमारा जो बी लिम्फोसाइट्स है ये एंटीजन से भी सेंसिटाइज हो जाएगा, जग जाएगा, या फिर वो हेल्पर टी सेल भी उसको मदद करेंगे। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये बहुत ज्यादा फास्ट मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और ये क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स प्रोड्यूस करता है, क्या बढ़ाता है, ये प्लाज्मा, क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी बी सेल्स को ये बढ़ाता है। और ये जो प्लाज्मा सेल्स होती है, हमेशा याद रखना, ये टाइप का एक स्पेशल टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोड्यूस करती है, और वो ग्लाइकोप्रोटीन्स ही आपका क्या हो जाएगा, नथिंग बट द एंटीबॉडीज हो जाएंगे, ठीक है। याद रखना ग्लाइकोप्रोटीन्स इज नथिंग बट द एंटीबॉडीज। तो ग्लाइकोप्रोटीन किसने प्रोड्यूस किया, प्लाज्मा सेल ने प्रोड्यूस किया। प्लाज्मा सेल किसने प्रोड्यूस किया, प्लाज्मा सेल्स आपके बी लिम्फोसाइट ने प्रोड्यूस किया है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो अगर आपको पूछा गया कि बताना बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों में एंटीबॉडीज कौन बनाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट पहले प्लाज्मा सेल बनाता है, और ये प्लाज्मा सेल फिर बाद में ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है, विच इज नथिंग बट आवर एंटीबॉडीज, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है अच्छे तरीके से। प्लाज्मा सेल, बी लिम्फोसाइट क्या करता है, क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल, मेनी प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करता है, और वो प्लाज्मा सेल्स आगे चल के ग्लाइकोप्रोटीन्स, दैट मींस वो एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं, ठीक है। और ये एंटीबॉडीज हमारे लिम्फ और ब्लड, ये ब्लड और लिम्फ, ये सपोज कर लेते हैं हमारे बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं, और वो फ्लूइड की मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, एंटीबॉडीज, ठीक है। तो ये चीजें आपने अच्छे से माइंड में फिट कर लेनी है आपको। लास्ट में ये है कि हाँ, ये फंक्शन भी कैसे करता है, कौन, बी लिम्फोसाइट कैसे फंक्शन करता है। पहला तो अग्लूटिनेशन मतलब बैक्टीरिया और वायरसेस का एक क्लंपिंग करता है, उसको जकड़ लेता है, उसको फिर खाने के लिए, ठीक है, फाइगोसाइटोसिस करने के लिए। उसके बाद ऑप्सनाइजेशन मतलब क्या, कि वो बैक्टीरिया के ऊपर कोटिंग कर देता है जिससे कि उसको खाने में मदद जा सके, तो कोटिंग करना मतलब ऑप्सनाइजेशन। और तीसरा है न्यूट्रलाइजेशन, यानी क्या, कि इनएक्टिवेट टॉक्सिन, जो टॉक्सिन केमिकल है जिससे नुकसान हो सकता है उसको इनएक्टिवेट करता है, मतलब एनवायरमेंट को न्यूट्रल कर देता है, दैट मीन्स वो न्यूट्रलाइजेशन है, ठीक है, ताकि अच्छे से उसको मारा जा सके, है ना, एंटीजन को। चलो, तो ये चीजों को आपको समझना है अच्छे तरीके से। अब दूसरे हम देखते हैं सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। सर ये क्या है, तो मैंने आपको बोला ना कि आपके जो इम्यून सिस्टम होती है, क्या इम्यून सिस्टम, ये दो टाइप के सेल से बनती है। बी लिम्फोसाइट, इसमें हमने पहले लिम्फोसाइट में बी भी देख लिया और टी भी देख लिया, और लेकिन ये हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बाकी है, वही हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखो ये है हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। तो
तो अगर हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की बात करें तो ये क्या करता है, एनगल्प करता है, खाने का काम करता है। किसको? इनवेडिंग पैथोजन को। पैथोजन ही मैंने बोला कि आपको एंटीजन बोला, ठीक है। सो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एनगल्प, खा लेता है, खा लेता है ये, ठीक है। किसको? फ्रॉम, देखो, पैथोजन एंड प्रोसेस ऑफ द एंटीजन, देन द प्रोसेस्ड एंटीजन आर प्रेजेंटेड ऑन देयर ओन सर्फेसेस। तो क्या करता है, इसको खा लेता है, और बाद में खाने के बाद इनकी जो सेल्स होती है, इनके सेल्स पे क्या होते हैं, एंटीजन्स होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। क्योंकि ऐसी सेल जिसके ऊपर क्या रहेंगे, एंटीजन, दैट्स व्हाई इट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। उसको खा लेते हैं और अपने सर पे, यहाँ पर बॉडी के ऊपर क्या करेंगे, चिपका देंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कि पहले जो पुराने जो आदि मानव थे वो क्या करते थे, किसी चीज को खा लेते थे, किसी जानवर को, और उसका जो सिर है वो क्या करते थे, अपने गले में डाल देते थे। तो ऐसा, मतलब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने एंटीजन को खा लिया और उसको अपने बॉडी सरफेस के ऊपर चिपका दिया। दैट्स माय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। These cells are able to deliver stimulatory signals, ये स्टिमुलेट करता है सिग्नल, नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करने के लिए जो सिग्नल चाहिए, ये बनाता है एक्टिवेशन करने के लिए। किसको? हेल्पर टी सेल को। आपको पता है हेल्पर टी सेल क्या करती है, दो चीजों को जगाती है, आपका कौन सा, बी लिम्फोसाइट को और आपके मैक्रोफेज को, ठीक है, जो पहले से ऑलरेडी डिस्कस किया है। चलो, तो यहां तक आपका क्लियर हो गया होना चाहिए। अब हम देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप। देखो कंसेप्ट कौन कौन से बचे हुए हैं। एक तो एबीओ ब्लड ग्रुप, उसके बाद आरएच फैक्टर, वैक्सीन एक इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी इंपॉर्टेंट है, कॉमन ह्यूमन डिसीज है, फिर बाद में ये आपके डिसीज चालू हो जाएंगे, ठीक है। और ये ऑलरेडी मैंने चार्ट बना के आपको इजी कर दिया है, और फिर बाद में ये एडोलसेंट और वो सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही ईजी चैप्टर मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना के रखा है, तो टेंशन की नहीं है बात जब सौरव सर है अपने साथ। चलो, हम कहाँ पे थे, हम एबीओ ब्लड ग्रुप पे थे, ठीक है। सो जस्ट 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और हम अपने फिर एबीओ ब्लड ग्रुप को चालू करते हैं, ठीक है। पानी पी के आते हैं। चलो, तो आगे का पोर्शन देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा, जो कि है एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ मतलब क्या? तो ए बी ए बी ओ, ऐसे 4 टाइप के ब्लड ग्रुप थे, उसको शॉर्टकट में एबीओ बोला गया। तो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप को पता है होते हैं, एक ए
बी ए बी और ओ, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। दैट इज ए बी ए बी ओ, ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप यहां पर है। और इसमें इसको किसने डिस्कवर किया पहले तो वो समझ लो। पहले तो एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वो कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने 1900 में डिस्कवर किया। मतलब ए बी और ओ, मतलब ए मतलब 3 ब्लड ग्रुप। और जो ए बी है बाद में डेकेस्टेलो एंड स्टर्ली, इन्होंने क्या किया फिर ए बी ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया। तो इस तरीके से फिर ए बी ओ और फिर बाद में ए बी डिस्कवर हुआ, ठीक है। जो लैंडस्टीनर था इनको नोबेल प्राइज मिला था ऐसे डिस्कवरी के लिए। और इसमें एक याद रखना है आपको, आरबीसी जो होती है रेड ब्लड सेल्स, उसके ऊपर ए एंड बी एंटीजन्स होते हैं, वो हम आगे देखेंगे थोड़ा सा। और उनके सीरम में करस्पॉन्डिंग उनके जो सीरम होता है वहां पर भी एंटीबॉडीज होती है, एंटीजन और एंटीबॉडीज। तो ये चार्ट में आपको देखने को मिलेगा, ए बी ओ ऐसे 4, ए बी ओ 4। तो देखना यहाँ पर ब्लड ग्रुप दिया गया है, ठीक है। आप बोलोगे सर ये वाले टॉपिक से कैसे सवाल आते हैं? तो एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में अगर एक्सप्लेन करने के लिए बोला 2 मार्क के लिए, तो फिर बताना है, फिर डिस्कवरी बतानी है, ये चार्ट निकालना है 2 मार्क के लिए अगर आया तो। या फिर ज्यादातर इस पे एमसीक्यू पूछने की ज्यादा से ज्यादा क्या है संभावना है। या फिर ये चार्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, सीबीक्यू चार्ट बेस्ड क्वेश्चन इस पे आ सकता है। चार्ट बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है कि जैसे इनमें से इतने टेबल्स नहीं देंगे, इतने रोज नहीं देंगे, जैसे कि 3 और 4 रो देंगे और उसमें पूछेंगे कि हाँ इसमें ब्लैंक करेंगे, इसमें इधर क्या होगा, ऐसा इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चार्ट को समझना है आपने। कैसा समझना है देखो मैं बताता हूं। ब्लड ग्रुप कितने टाइप के? 4 टाइप के, ए बी ओ। तो इससे यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, यूनिवर्सल डोनर क्या है, कौन है? अब ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी क्या, वो सबसे ब्लड ले सकता है। ये देखो ए बी, ए ब्लड ग्रुप वाले से, बी ब्लड ग्रुप वाले से, ए बी ब्लड ग्रुप वाले से, या फिर ओ ब्लड ग्रुप वाले से वो ब्लड को ले सकता है। दैट्स व्हाई इट इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सबका चलेगा, ले लेंगे। और यूनिवर्सल डोनर मतलब ओ है, ओ यूनिवर्सल डोनर जो सबको डोनेट कर सकता है। ये आप कॉलम देख सकते हो, यहां पे कॉलम दिया गया है, कैन डोनेट ब्लड, किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, कैन रिसीव ब्लड, किससे वो ब्लड को रिसीव कर सकता है, ठीक है। हाँ सर, तो इसमें जीनोटाइप भी आप समझ लो। जीनोटाइप क्या है? अगर ए है तो आई ए और आई डैश, बी है तो आई बी और आई डैश, अगर ए बी है तो आई बी, और अगर ओ है तो आई डैश या फिर आई जीरो, ठीक है। एंटीजन पे याद रखना हमेशा से, अगर ए है तो उसके सरफेस पे आरबीसी पे ए एंटीजन है, बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन है, अगर ए बी है तो दोनों भी है, और अगर ओ है तो कुछ भी नहीं, ठीक है, नील है। इसके अपोजिट करना है आपको एंटीबॉडीज के बारे में। जैसे ए है तो यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे दोनों है तो यहाँ पे नील है, और यहाँ पे नील है तो यहाँ पे फिर दोनों भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से चार्ट को थोड़ा समझना है, ठीक है। इधर भी ऐसा ही है कि ए बी ए ओ, ए बी ए ओ, बी ए बी बी ओ, ठीक है। जैसे ए ओ बी ओ, ए बी ए बी, और उसके बाद ये ए बी, तो ये एक तो याद रखना हमेशा। अब ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, चारों का ले सकता है, लेकिन दे सकता है सिर्फ उसी ब्लड ग्रुप वाले को, दैट इज ए बी को। और हमारे ब्लड ग्रुप ओ वाले का भी वैसा ही है, वो यूनिवर्सल डोनर है, सबको दे सकता है, बट ले सकता है सिर्फ उसी ब्लड ग्रुप वाले से, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम। तो ये इस तरीके से चार्ट को बार बार लिखो, चार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आरएच फैक्टर। आप बोलोगे सर व्हाट इज आरएच फैक्टर? जैसे अगर मैं आपको पूछूं, आपको बोलूं, तो आपको पता है कि आपके यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी ओ, इनमें से चारों में से जो भी है वो पॉजिटिव निगेटिव है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव किसकी वजह से आते हैं? तो आरएच फैक्टर की वजह से आते हैं। ये आपको सेपरेटली 1 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। क्या है आरएच फैक्टर? यानी कि डी एंटीजन। कौन सा? डी एंटीजन जो प्रेजेंट होता है, एंटीजेनिक प्रोटीन्स होता है जो आरबीसी पे, मैंने बोला ना आपको आरबीसी पे एंटीजेनिक प्रोटीन्स होते हैं, इसके पहली चार्ट देखा था। तो अगर आरएच फैक्टर आपके बॉडी में है तो आप हो पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। और अगर आरएच फैक्टर आपके बॉडी में नहीं है तो फिर आप हो निगेटिव, ठीक है। ये चीजें समझनी है। और इसकी डिस्कवरी किसने की? तो याद रखना लैंडस्टीनर एंड विनर नाम के साइंटिस्ट ने की। और किसके अंदर, कब की? 1940 में, और रेजस मंकी के अंदर की। और रेजस जो था इसका आरएच इन्होंने स्टार्टिंग का ले लिया क्योंकि उसके अंदर सबसे पहले देखने को मिला, इसलिए आरएच फैक्टर नाम इसका पड़ गया। रेजस मंकी के अंदर देखने को मिला, दैट्स व्हाई आरएच फैक्टर। तो रेजस क्या है? तो रेजस एक मंकी की प्रजाति है। आप गूगल पे जाओगे, रेजस मंकी डालोगे तो फोटो आ जाएगा, वही रेजस मंकी है जिसके अंदर सबसे पहले ये आरएच फैक्टर देखने को मिला। आरएच फैक्टर देखने को मिला मतलब कि डी एंटीजन देखने को मिला,
जिसपे है उस पे पॉजिटिव, जिसमें नहीं है उसमें निगेटिव, ठीक है, इसलिए RH नाम दे दिया। इंपॉर्टेंस क्या है, जिसके वजह से एक इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग मतलब हमें डिसीज को दूर भगाने की जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग बनती है, स्ट्रांग बनेगी। और इंपॉर्टेंट इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो ट्रांसफ्यूजन है ब्लड, उसमें भी एक इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ब्लड बदलना है अगर हमें, तो जैसे कोई कोई पर्सन होता है जिसमें एक बहुत ही सीरियस डिसीज हो जाता है, ब्लड को बदलना पड़ता है बार बार, तो उसके लिए उसका एंटीजन देखना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, हमारे बॉडी में अगर सपोज कर लेती कि मैं, मेरे बॉडी में O पॉजिटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप है O पॉजिटिव, तो O पॉजिटिव दैट मीन्स मेरे आरबीसी पे क्या है, D एंटीजन प्रेजेंट है, और D एंटीजन प्रेजेंट होने के कारण मैं पॉजिटिव हूं, RH पॉजिटिव, बराबर। अब मुझे अगर RH निगेटिव ब्लड दे दिया जाए, ओ ही मतलब देखो याद रखना, ओ पॉजिटिव है मेरा ब्लड, बाकी दूसरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव भी हो सकता है, O निगेटिव भी हो सकता है। मुझे अगर O निगेटिव दिया, O पॉजिटिव ही चाहिए मुझे, अगर निगेटिव दिया तो क्या होता है, सेम तो है ना, है तो वो O ही ब्लड ग्रुप, बट अगर निगेटिव दिया तो वो हमारे बॉडी को, मेरी बॉडी को लगता है कि वो कोई बाहर से आने वाला केमिकल है, तो हमारी बॉडी उसको किल करने का काम करती है, तो उससे नुकसान हो जाता है, हमारी डेथ भी हो सकती है। दैट्स व्हाई ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इस पे आधारित ही एक डिसीज आपको देखने को मिलेगा, इसी पे आधारित एक डिसीज देखने को मिलेगा, जो है आपका हिमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, जिसको HDN कहते हैं, या फिर इसका ही नाम है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। 1 मार्क या फिर 2 मार्क्स के लिए आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, हॉट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे, तो देखो ऑकर्स व्हेन, ये कब होता है, जब RH मदर हो, ठीक है, हमेशा याद रखना मदर, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होता है उसमें एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें जो मदर है उसके बॉडी में एक और दूसरा अदर एक एनिमल या फिर उसका बच्चा होता है, तो दो दो एनिमल एक ही बॉडी में रह रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, कंडीशन ऐसी क्रिएट हो सकती है, होती है कभी कभी। तो इसमें RH मदर निगेटिव है, हमारी निगेटिव है, मतलब उसके जो एंटीजन है उसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है, D एंटीजन नहीं है आरबीसी पे, तो दैट्स व्हाई इट इज निगेटिव है, वो RH निगेटिव है। और उसने अंदर जो फिटस है, बच्चा है, वो क्या हो जाएगा, RH पॉजिटिव अगर रहेगा, तो फिर क्या चीजें होगी, तो फीटल का जो RH पॉजिटिव आरबीसी है जब मदर के बॉडी में आएगा, ठीक है, तो हमारे बॉडी में आने के बाद वहां पर एंटी RH एंटीबॉडीज बन जाएंगे उसको मारने की। इन नेक्स्ट, ठीक है, याद रखना हमेशा एंटी RH जो है वो एंटीबॉडीज बनेगी, क्योंकि मदर हमारी RH निगेटिव है, जो हमारा फीटस है वो RH पॉजिटिव है, और दोनों आपस में कनेक्ट है किससे, प्लेसेंटा से। तो जो खून आएगा जिसमें फीटस के पॉजिटिव आ जाएंगे और बॉडी के अंदर निगेटिव होंगे, तो हमारी जो मदर की बॉडी होगी वो एंटी RH एंटीबॉडीज बना देगी। ओके, इन नेक्स्ट अगर RH पॉजिटिव प्रेगनेंसी है, ठीक है, तो बाद में नेक्स्ट प्रेगनेंसी, ठीक है, इस प्रेगनेंसी में कुछ नहीं, इस प्रेगनेंसी में सिर्फ एंटीबॉडीज बन जाएंगे, बट नेक्स्ट अगर प्रेगनेंसी हुआ RH पॉजिटिव वाला और मदर कैसी है RH निगेटिव, तो फिर उस प्रेगनेंसी के अंदर जो एंटीबॉडीज है वो फीटल के आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, बच्चे के आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि दूसरी बार उस आरबीसी के अगेंस्ट काम करने के लिए एंटीबॉडीज रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये RH एंटी RH एंटीबॉडीज बना दिए किसने, हमारे मदर ने पहली बार। तो पहली बार तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरी बार अगर सेम ही हुआ कि मदर RH निगेटिव है और उसका जो बच्चा है वो RH पॉजिटिव है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, जो आरबीसी फिटस की वो मार देगी ये हमारी एंटीबॉडीज मदर की, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं हम हिमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। हिमोलिटिक डिसीज है, ब्लड से रिलेटेड डिसीज है न्यूबॉर्न के अंदर। और इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, इसमें फिटस के अंदर इरेथ्रोसाइट्स को किल किया जा रहा है, आरबीसी को खत्म हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है आरबीसी, दैट्स व्हाई इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ओके, अब इसका प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन एक ही है कि हम RH याद रखना, एंटी RH अगर एंटीबॉडीज हमने दे दी टू RH निगेटिव मदर, ठीक है, तो हमें क्या करना है, एंटी RH जो है वो एंटी RH एंटीबॉडीज देते ही रहना है RH पॉजिटिव निगेटिव मदर को, जब उसके अंदर RH पॉजिटिव बच्चा हो, प्रेगनेंसी हो, तो हम क्या करेंगे, उसको इंजेक्ट करेंगे ये एंटीबॉडीज पहले से ही। तो अगर पहले से ही हमने इसको दिया एंटी RH एंटीबॉडीज, तो फिर वो अपने से खुद नहीं बनाएंगी, और अगर खुद से नहीं बनाएंगी, ठीक है, तो वहां पर जो है वो बॉडी जो है वो किल नहीं करेगी किसको, हमारे बच्चे के आरबीसी को, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, प्रेगनेंसी के दरमियान से भी इसको देना पड़ेगा, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। यस सर, तो रिएक्ट नहीं करेगी हमारी मदर की बॉडी उस आरबीसी की तरफ। चलो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंसेप्चुअल ये टॉपिक था, ठीक है। हाँ सर, तो अगला टॉपिक जो है हम देखेंगे वैक्सीनेशन का, ठीक है। चलो, तो यहां पर हम जो अगला टॉपिक हमारा देखने वाले हैं वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीन क्या होती है और वैक्सीन देने की प्रोसेस को हम वैक्सीनेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि बचपन में आपका वैक्सीनेशन हुआ होगा, दैट मींस आपको वैक्सीन दी हुई होगी।
साथ ही साथ अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो कोविड-19 का वैक्सीन वो भी दिया गया है, बराबर कि नहीं? हाँ। तो उस हम वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीन है क्या? अब देखो, इसके पहले आपने एक बेसिक सी चीज पढ़ी है कि हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है, जो डिसीज को दूर भगाने की कैपेसिटी है, वो नेचुरली हमारे बॉडी के अंदर होती है। और हमारे बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर एक मेमोरी नाम की कैपेसिटी होती है, मेमोरी, जिससे कि कोई अगर एंटीजन बाहर से आया तो वो कैसे आया, वो कैसा था, वो किस तरीके से उसने बॉडी में डिस्ट्रॉय किया चीजों को, किस तरीके से बॉडी के ऊपर अटैक किया, ये पता किया जा सकता है। और अगली बार अगर वो सेम एंटीजन हमारे बॉडी पे अटैक करता है तो हमारी बॉडी उसे रेजिस्ट कर देती है, मतलब हमें इंफेक्शन नहीं होने देती, हमें हमारे बॉडी को नुकसान नहीं होने देती। उसी आइडिया को कॉपी किया है हमारे वैक्सीनेशन में। तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना हम ऐसा करें, जैसे कि बाहर से नेचुरली जब कोई वायरस अटैक करता है बॉडी पे, इंफेक्शन होता है तो इम्यूनिटी तैयार होती है। अगर हमने वो वायरस खुद दे दिया तो हाँ, लेकिन वो वीक फॉर्मेट में देंगे। तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन इज नथिंग बट द इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस है। जो वैक्सीन होते हैं उसमें इनएक्टिव करके पैथोजेंस ही दिए जाते हैं। पैथोजन मतलब ही एंटीजन ही दिए जाते हैं जिससे वो डिसीज होता है, बट वो दिए जाते हैं वीक फॉर्म में। तो जिससे क्या होता है, हमें नुकसान नहीं होता, बट हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसको पता लग जाता है कि कैसा वायरस, कैसा बैक्टीरिया, कैसा एंटीजन आता है। तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही उस वायरस ने नेचुरली हमारे बॉडी पे अटैक किया तो हमारी बॉडी उसे रेजिस्ट कर देती है। यही तो है वैक्सीन, यही तो है वैक्सीन। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें तो मीजल्स, जो काजने हैं, मराठीमध्ये ज्याला आपण काजने म्हणतो, जिसके अंदर ब्लैक 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 स्पॉट्स आपके पूरे बॉडी के अंदर आते हैं। अब वो होते नहीं, क्यों? क्योंकि बचपन में ही उसकी वैक्सीन दी जाती है। उसके जो वायरसेस है या फिर उसके जो पैथोजेंस है जिससे डिसीज होता है वही हमारे बॉडी के अंदर डाला जाता है, बट वीक फॉर्म में। तो हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज तैयार होती है, इसलिए वो इन्फेक्ट करेगा हमें फिर, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। ठीक, हाँ सर। तो ये है आपका वैक्सीन, बहुत ये इंपॉर्टेंट है। हेल्प्स इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज, डिस्ट्रॉय स्पेसिफिक पैथोजन एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सम पैथोजन ओवर हेल्प इम्यूनिटी एंड कॉज सीवियर डिसीज। कुछ पैथोजेंस होते हैं जो कि इम्यूनिटी के भी ऊपर मतलब असर डालते हैं और डिसीज को हमें कॉज करते हैं। सीवियर मतलब कि खतरनाक डिसीज। जैसे कि अगर हम बात करें कोविड-19 की, कोविड-19 का वैक्सीन क्या था? उसमें कोविड-19 वायरस ही था, बट वो वीक फॉर्मेट में दिया गया था। ठीक है, इसके कारण याद रखना, जो वैक्सीन दिए गए थे ना लोगों को, उनको ना बुखार आ गया था। और बुखार आने का क्या कारण है? क्योंकि कोई पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर गया है। तो हमारे बॉडी के अंदर आपको पता है एक इन्नेट इम्यूनिटी है, जिसमें कि फीवर आता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है ताकि उन पैथोजन की ग्रोथ ना हो। तो वो एक चीज वहां पे आपको याद रखना है। तो इसमें आप याद रखना, मीजल्स हो गया, पोलियो, टीटेनस हो गया, वूपिंग कफ हो गया, दीज आर द डिसीज, उसके ऊपर वैक्सीन हम लेते हैं। ठीक है, तो वही है वैक्सीनेशन। आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, उस हिसाब से अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की बात करते हैं। अगेन ये भी सवाल आपको 2 मार्क के लिए आ सकता है डिस्क्राइब करने के लिए, या फिर 1 मार्क्स का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। कितने मार्क का? 1 मार्क का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, राइट। चलो, तो यहां पर आप देखो, यह है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। और इसमें अगर हम बात करें तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो हम पढ़ेंगे। ये वाला इपिटोप्स और पैराटोप्स, है ना। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं कि जिसपे बार बार सवाल आते हैं, याद रखना। बोर्ड में सवाल कहां पे पूछे जाते हैं? जहां पे कंफ्यूजन है वहां पे सवाल आता है, जहां पे कंफ्यूजन वहां पे सवाल। ठीक है, याद रखना किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर। पहले तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी हम यहां पर देखते हैं। अब मुझे आप बताओ एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी तो प्रोटेक्टिव केमिकल है। ये क्या है? इट इज अ प्रोटेक्टिव केमिकल। यहां पर मैं लिख सकता हूं इट इज अ प्रोटेक्टिव केमिकल, जो किसने रिलीज किया है? हमारे बॉडी ने रिलीज किया है अगेंस्ट एंटीजन। जो एंटीजन था, वो जो डिसीज कॉजिंग सब्सटेंस था, उसके अगेंस्ट में उसको खत्म करने के लिए हमारी बॉडी जो प्रोटेक्टिव केमिकल रिलीज करती है उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक, अब इसमें आपको एक चीज समझनी है कि 2 स्टैंड्स होते हैं ये एंटीबॉडी के। ठीक है, ठीक है, एक होता है ये हेवी स्टैंड, बड़ा वाला मैं लिख रहा हूं। ठीक है, ये हो गया हेवी स्टैंड। ठीक है, दूसरा गुलाबी कलर से दिखाता हूं, ये हो गया लाइट स्टैंड। ठीक है, तो हमारे माइंड में एक चीज एक आराम से फिट होके जानी चाहिए, वो ये है कि 2 हेवी और 2 लाइट चेन, 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन से स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी बनता है। अब ये हेवी चेन एंड लाइट चेन, इसमें 2 रीजन्स होते हैं। कितने रीजन्स? 2 रीजन। कौन कौन से रीजन सर? एक होता है वेरिएबल रीजन, मतलब कि कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, कम ज्यादा है। ठीक है, दोनों साइड्स में। आप हेवी चेन की बात में कर रहे हो, बड़ी वाली चेन हेवी चेन, तो उसमें वेरिएबल रीजन है जो मैंने यहां पे बोला आपको।
तो कांस्टेंट रीजन जो एक जैसा ही है, और वेरिएबल रीजन मतलब हर एक चेन में दो रीजन हैं, एक वेरिएबल रीजन, एक कांस्टेंट रीजन। उसी प्रकार से लाइट चेन में भी आप देख सकते हो, यहां पर वेरिएबल रीजन है और बाकी का आपका कांस्टेंट रीजन है, ये भी वेरिएबल रीजन है, कांस्टेंट रीजन है। तो क्या आप चार नाम दे सकते हो? बिल्कुल सर, हेवी चेन, लाइट चेन, ये दो नाम हो गए। कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन, कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, खत्म। उसके बाद बोलना है कि जो दो हेवी चेन है वो आपस में, या फिर एक हेवी चेन और एक लाइट चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच होती है। कौन सा बॉन्ड? डाइसल्फाइड बॉन्ड आपको आ सकता है एमसीक्यू के अंदर। कहां पर? एमसीक्यू के अंदर। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से दोनों अटैच होती है, दो हेवी चेन आपस में, या फिर एक लाइट चेन और एक हेवी चेन आपस में। अब आगे का पार्ट हम समझते हैं जहां पे बार बार सवाल पूछे जाते हैं। ये दो पार्ट है, इपिटोप्स एंड पैराटोप्स, यहां पर सवाल आते हैं। इपिटोप्स क्या है? एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। मतलब हमेशा याद रखना, जो एंटीजन होता है, सपोज अगर मैं यहां पे एंटीजन को निकालूं तो ये आपका एंटीजन है, डिसीज कॉजिंग सब्सटेंस, और इसका ये एंटीजन का साइट है, मतलब उसका स्ट्रक्चर। इपिटोप्स इज अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ एंटीजन दैट इज रिकॉग्नाइज। तो कौन सा रीजन है एंटीजन का जो रिकॉग्नाइज किया जाता है? कौन रिकॉग्नाइज करेगा उसको? एंटीबॉडी करेगा ना, बराबर। तो हमेशा याद रखना, मैं अगर बात करूं तो ये वाला जो रीजन होगा, यहाँ पे नीचे वाला जो रीजन होगा, ये वाला, तो ये रीजन क्या होगा? एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। एंटीजन का ऐसा रीजन जिसको एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करेगी, उसे इपिटोप्स कहा जाता है। हमेशा याद रखना, इपिटोप्स क्या है? इपिटोप्स आपका एंटीजन का रीजन है, पैथोजन का रीजन है, जिसको एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करेगी। ठीक है, तो यहां पर याद रखना इस जगह पर। तो एंटीजन के डिटर्मिनेंट्स, एंटीजन का ऐसा स्ट्रक्चर जो डिटरमाइन किया जा सकता है एंटीबॉडी द्वारा, उसे इपिटोप्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर याद रखना, epitopes is the specific region of an antigen that is recognized and bounded by the antibody। एंटीबॉडी उसको बांध के रखती है। ये कहां पे प्रेजेंट होता है? एंटीजन पे प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट ऑन एंटीजन। ठीक है, एंटीजन क्या है? तो फॉरेन सब्सटेंस है जो बाहर से आया हुआ है, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद याद रखना, ये है इपिटोप्स जो एंटीजन का पार्ट है। अब पैराटोप्स होता है, पैराटोप्स। सो पैराटोप्स इज अ पार्ट ऑफ एंटीबॉडी। पैराटोप्स किसका पार्ट होता है? एंटीबॉडी का पार्ट होता है, हमेशा याद रखना। और इसी को ही हम एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं। ये देखो इधर है, तो हमारे एंटीबॉडी के अंदर ये एक एंटीजन बाइंडिंग साइट और ये दूसरी, ऐसे दो एंटीजन बाइंडिंग साइट आपके एंटीबॉडी पे रहेंगे। ठीक है, तो पैराटोप्स इज नोन एज एंटीबॉडी, मतलब पार्ट ऑफ एंटीबॉडी बोलेंगे हम, पार्ट ऑफ एंटीबॉडी। और कौन सा पार्ट? तो एंटीजन बाइंडिंग साइट। कौन सा पार्ट? एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, वही हम कहेंगे हम अपना पार्ट ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, ये कितने होते हैं? देखो, पैराटोप्स इज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी दैट बाइंड्स टू इपिटोप्स। बराबर है, पैराटोप्स किसको बांध के रखेगा? इपिटोप्स को। इपिटोप्स इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन। ओके, इट इज लोकेटेड ऑन द वेरिएबल रीजन ऑफ द एंटीबॉडी। हमेशा याद रखना, जो कांस्टेंट रीजन होता है उस पे नहीं होता, वो वेरिएबल रीजन पे रहता है। एंटीबॉडी के वेरिएबल रीजन पे ही आपका क्या देखने को मिलेगा? आपको पैराटोप्स मिलेगा। पैराटोप्स किसके साथ कंबाइन करेगा? इपिटोप्स के साथ। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ही ज्यादातर सवाल आपको देखने को मिलते हैं। चलो आगे हम देखेंगे कॉमन ह्यूमन डिसीज। अब ये ह्यूमन डिसीज को हम इतना इजी बना देंगे आपके लिए कि आप बोलोगे सर क्या कर दिया, इतनी मेहनत सर, और इतना सब कुछ इजीली, मतलब बहुत ही इजी मैं आगे का पार्ट बनाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब बनता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बनता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अपना ह्यूमन हेल्थ डिसीज के अंदर किसका? इजी वाला पार्ट। ठीक है, और इजी वाला पार्ट देखो, डिसीज इज डिफाइंड एज कंडीशन। डिसीज क्या है? तो कंडीशन है ऐसी जिसमें क्या होता है? डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है, डेंजर्ड हो गया है, ठीक है, डीरेंज हो गया है, फंक्शन अपने बॉडी का चेंज हो गया है, ठीक, उसे हम डिसीज कहते हैं। नॉर्मल कंडीशन के अलावा ऑर्गन पे अटैक होगा, कभी कभी बॉडी पे अटैक होगा, कभी कभी इन्फेक्शन होता है, डिफेक्टिव डाइट की वजह से हो सकता है, हेरिडिटी की वजह से हो सकता है, बट हमारी जो नेचुरल सिस्टम है वो बिगड़ जाएगी, वो डिसीज कंडीशन है। ठीक है, डिसीज के अंदर याद रखना दो टाइप के डिसीज है। एक है आपका कम्युनिकेबल डिसीज, जो एक डिसीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली जाता है, वो कम्युनिकेबल। जो नहीं जाता वो नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, बात सिंपल है, जैसे कि फ्लू हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है, ये नहीं जाता। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ओके, ये पैथोजन से प्रिवेंट नहीं होता, नॉट कॉज बाय पैथोजन, हमेशा याद रखना, ये पैथोजन से नहीं होगा, ये डिसीज जो कि ट्रांसफर नहीं होगा, वो ये पैथोजन से होगा, कॉज बाय द पैथोजन। ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, नॉट ट्रांसमिटेड। एग्जाम्पल याद रखना, फ्लू, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, डायबिटीज, कैन नॉट, कैंसर एंड डायबिटीज आर द डिसीज विच इज कैन नॉट get a transfer from one person to another person, prevented by the hygiene
हाइजीन रखना पड़ेगा, वैक्सीन लगानी पड़ेगी, और ये लाइफस्टाइल के अंदर चेंज करके हम ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को हम क्या कर सकते हैं, स्प्रेड एग्जाम्पल की तरह, ठीक है, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, उस हिसाब से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये कुछ इजी है, यहाँ पर 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपके इस चैप्टर में डिसीज का पार्ट आपको है, ये डिसीज का पार्ट के लिए क्या करना है आपने, याद रखना हर एक टेबल का आपको स्क्रीनशॉट निकाल लेना। मैं बाहर जाता हूं, उस टेबल में मैंने क्या किया है, उस डिसीज का नाम, उसका पॉजिटिव एजेंट, उसके टाइप्स अगर रहेंगे तो, उसके बाद उसके सिम्टम्स क्या रहेंगे अगर वो डिसीज हमारे बॉडी पे अटैक करता है, वो एंटीजन हमारे बॉडी पे अटैक करता है जिससे ये मलेरिया डिसीज हो रहा है, उसके बाद ट्रांसमिशन कैसे होता है, डायग्नोसिस कैसा है, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन। हाँ, एक ही चार्ट के अंदर सब कुछ मैंने डाल दिया है। तो ऐसे आगे आपको 8 से लेकर 9 डिसीज आपको देखने को मिलेगी, उसके टेबल्स मैंने बना दिए हैं आपके लिए। सिर्फ आपको टेबल का स्क्रीनशॉट निकालना है और जहां पे आप पढ़ने के लिए बैठते हो उस जगह पे ये लगा देने हैं और उसको बार बार रीड करना है, पढ़ना है, बस बात खत्म है, डिसीज के सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो, ये पहला मलेरिया, ये दूसरा अमीबियासिस, ये तीसरा एलिफेंटेसिस, ठीक है, इसको ही हम क्या कहते हैं, एस्केरिसिस कहते हैं, फिलारियसिस, फिलारियसिस या फिर एलिफेंटेसिस, ठीक है। उसके ये वाला देखो, मैं वही बोल रहा हूँ, पहला मलेरिया स्क्रीनशॉट ले ला, दूसरा अमीबियासिस, तीसरा एस्केरिसिस नीचे दब गया था, चौथा हो गया फिलेरियासिस, ठीक है, चौथा, पांचवा हो गया आपका टाइफाइड, छठा हो गया निमोनिया, ठीक है, सातवां हो गया कॉमन कोल्ड, आठवां हो गया रिंग वर्म, नौवां हो गया डेंगू, और आपका ये कैंसर 10वां हो गया कैंसर, ठीक है। तो डेंगू तक, तो ये सब का आपको क्या करना है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लगा लेना है, और वही स्क्रीनशॉट या फिर आप खुद के हाथों से वो टेबल्स लिख भी सकते हो, जहां पे आप पढ़ते हो वहां पे लगा देना, आराम से मार्क्स स्कोर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो उसमें हम टाइम पास नहीं करेंगे क्योंकि इसका चैप्टर का वेटेज 3 मार्क्स का ही है, और आपको स्मार्ट वे में पढ़ाई करनी है अब जो बचा हुआ समय है उसमें, ठीक है। और इसमें पढ़ाने का कुछ ऐसा है भी नहीं, मतलब जैसा सीधा है, कोई डिसीज है उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है। अब सिम्टम ऐसा होता है कभी कभी कोई सिम्टम आपको नहीं समझ में आया, गूगल करोगे एक वर्ड को तो आसानी से उसका सिम्टम भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो खुद एक्सप्लोर करने वाली ये चीजें हैं डिसीज की। अब लास्ट में जो कैंसर है उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, क्योंकि कैंसर का एक वाइड पार्ट है, बड़ा पार्ट है और इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाकी के डिसीज भी इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, बट कैंसर का थोड़ा सा ऐसा है कि आप अच्छे से, एड्स हो गया, कैंसर हो गया, इसको अच्छे से पढ़ाते हैं। उसके बाद एक एडोलसेंट एक टॉपिक है, और बाद में एक अपना एडिक्शन है कि अपना चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट 3 स्लाइड हम यहाँ पर बचे हुए हैं। वो पहला देखते हैं कैंसर। कैंसर हमेशा याद रखना, जो अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल सेल डिवीजन से होता है। सेल डिवीजन यानी क्या, एक सेल से 2 सेल बनने की जो प्रोसेस होती है उसे हम सेल डिवीजन कहते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर आपको देखने को मिलती है। बराबर सच्ची बोला मैंने, हाँ सर। तो इसमें हमेशा याद रखना, सेल डिवीजन ऐसा होगा जो अनकंट्रोल्ड है। हमारे बॉडी के अंदर जो सेल डिवीजन हो रहा है, जिससे हमारी ग्रोथ हो रही है, जिससे हमारे बॉडी के अंदर फंक्शंस के अंदर इफिशियंसी आ रही है, ये सब कुछ हो रहा है कंट्रोल डिवीजन, उसमें हमारा पूरा कंट्रोल है। बट अगर हम बात करें यहां पर कैंसर की, तो इधर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रहा है। कैसा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन तैयार होके, मतलब अनकंट्रोल्ड डिवीजन होके हमारे बॉडी के अंदर क्या बनता है पता है, मास ऑफ सेल बनता है। क्या बनता है, मास ऑफ सेल बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूमर। जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूमर। ये चीज आपको याद रखनी है अच्छे से, जिसे हम कहते हैं ट्यूमर्स। मास ऑफ अनकंट्रोल्ड डिवीजन, मास फॉर्म बाय द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। ओके, अब इसमें ट्यूमर के 2 टाइप है, ठीक है। जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन से मास ऑफ सेल बना है उसे हम ट्यूमर कहते हैं। एक होता है बेनिग्न ट्यूमर, एक है मैलिग्नेंट ट्यूमर। कौन सा, बेनिग्न और मैलिग्नेंट। अब बेनिग्न की बात अगर हम करें, इसकी स्लो ग्रोथ होती है और ये लोकलाइज है, एक जगह पे रहता है, वो स्प्रेड नहीं होता। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो ये फास्ट स्प्रेड होता है बॉडी के अंदर, और स्प्रेड होना के बाद यहाँ पर उसको हम कहेंगे मेटास्टेसिस। स्प्रेड होता है और इसकी फास्ट ग्रोथ होती है। तो कौन सा खतरनाक है ट्यूमर, हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर खतरनाक है। तो कैंसर भी अगर आपको हुआ है, तो अगर बेनिग्न ट्यूमर बना है तो वो थोड़ा सा उतना ज्यादा हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होगा जितना कि मैलिग्नेंट है। अब ये कैंसर के कॉज क्या है, केमिकल से हो सकता है, रेडिएशन से हो सकता है, वायरस, हार्मोन, ऑन्कोजीन्स, ऐसे जीन्स जिससे डिसीज मतलब कैंसर कॉज हो उसे ऑन्कोजीन्स कहते हैं, और एडिक्शन की वजह से होता है, ठीक है, जैसे कि दारू, सिगरेट, तंबाकू, सारी चीजें। ट्रीटमेंट क्या है, केमोथेरेपी ले सकते हैं, रेडिएशन डाला जाता है उस मास ऑफ सेल को खत्म करने के लिए, रेडियोथेरेपी ले सकते हैं, वेव्स, रेडियो वेव्स, सर्जरी कर सकते हैं, मतलब उसको काट के बाहर फेंकना पूरा, इम्यूनोथेरेपी कर सकते हैं, मतलब इम्यून सिस्टम को हमारे थोड़ा सा और एक्टिवली इम्यून सिस्टम की मदद से उस मास ऑफ सेल को किल करना, इम्यून थेरेपी, ठीक है। अब टाइप्स देखना, कार्सिनोमास, इपिथेलियल टिश्यू का कैंसर, सार्कोमा मतलब कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर, ल्यूकेमिया मतलब ब्लड का कैंसर, आपका लिम्फोमा मतलब लिम्फेटिक वेसल सिस्टम का कैंसर,
और एडेनोकार्सिनोमा मतलब कि ग्लैंड्स का कैंसर। तो इस तरीके से आपको टाइप्स ऑफ जो कैंसर्स है वो अच्छे से देख लेने हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एड्स की। ठीक है, एक एकदम शॉर्ट फॉर्मेट में मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे बता दिया कि आपका टाइप्स ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कॉज ऑफ कैंसर, टाइप्स ऑफ ट्यूमर एंड व्हाट इज कैंसर। ठीक है, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब हम बात करते हैं एड्स की। अब एड्स तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखो, एड्स को अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो यह है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मतलब इसमें हमारे बॉडी की जो मेन एबिलिटी है वो है इम्यूनिटी। अगर हमारे बॉडी में इम्यूनिटी ना होती तो कोई भी माइक्रोब्स हमारे बॉडी पे अटैक करके हमको किल कर देता। वो भी एनिमल है, हम भी एनिमल है, बट हमारे बॉडी में इम्यूनिटी होने के कारण हम उनको दूर भगा रहे हैं। हमारी बॉडी जो है वो अफेक्ट नहीं हो रही है, हमारे बॉडी पे कोई असर नहीं हो रहा जस्ट बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी। अब जस्ट सोचो, ऐसा पर्सन जिसके अंदर इम्यूनिटी ही ना रहे या फिर बहुत ज्यादा वीक हो जाए, उसको तो कोई भी डिसीज आराम से हो जाएगा, और डिसीज हो गया तो बॉडी के एक एक पार्ट, एक एक ऑर्गन खराब हो जाएगा। और बॉडी के पार्ट खराब हो गए, बॉडी का अगर फंक्शनिंग बिगड़ गया, डैमेज हो गया, तो हमारी डेथ तो कंफर्म है। तो यही याद रखना कि हमारा जो बेसिक जो सर्वाइवल का फोर्स है, सर्वाइवल के पीछे बेसिक फोर्स इम्यूनिटी है, वही अगर नहीं रही तो फिर जिंदा कैसे रहेगा एनिमल। तो वही है आपका एक्वायर्ड इम्यूनो। ठीक है, एचआईवी रेट्रोवायरस से होता है जो इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। तो अल्टीमेटली इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो हर एक पार्ट डैमेज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वायरस इजीली अटैक करेंगे, डिजीज हमें इजीली होगा। ठीक है, तो बात करें स्प्रेड की, तो ये ब्लड से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है, इन्फेक्टेड नीडल से स्प्रेड होता है। नीडल्स मतलब जैसे कि अगर हॉस्पिटल में आप गए, आपके पहले एक पेशेंट था जिसको एड्स था और उसको इंजेक्शन लगाया, अगर वही अगर सीरिंज आपको भी यूज की तो फिर आपको हो सकता है ब्लड द्वारा ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फीचर आप देख सकते हो, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है ये। ठीक है, मतलब ऐसा है कि ऐसा होगा ही ऐसा नहीं, हो भी सकता है, हो भी मतलब 100% तो होगा ही, बट इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, और बाकी एचआईवी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें आप, तो याद रखना आरएनए वायरस विद प्रोटीन कोट, ये इसका स्ट्रक्चर है एचआईवी का। एचआईवी क्या है, तो वायरस है जिससे कि एड्स होता है। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसको रेट्रो वायरस भी कहते हैं। टारगेट सेल कौन सी इसकी, याद रखना टी लिम्फोसाइट्स, ये उसकी टारगेट सेल है, उसको वीक कर देते हैं। और आपको पता है टी लिम्फोसाइट्स, जैसे लिम्फोसाइट में टी और बी होते हैं, उसमें टी जो है वो मेन रोल प्ले करता है ना अपनी इम्यूनिटी के अंदर। पहले पहले देखा ना आपने इस चैप्टर की शुरुआत में, वही है, वो चीज आपको याद रखनी है। दिस इज अ स्ट्रक्चर, दिस इज अ डायग्राम ऑफ द एचआईवी वायरस, रेट्रो वायरस। ठीक है, जिससे क्या होता है, एड्स होता है। चलो, अब हम बात करते हैं एडोलसेंट की। देखो एडोलसेंट क्या है। एडोलसेंट एकदम सिंपल भाषा में बताता हूं, ये एक मार्क के लिए आपको आ सकता है, व्हाट इज मीन बाय एडोलसेंट। तो एडोलसेंट एक ऐसा पीरियड होता है जो बचपन और बुढ़ापा के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, या फिर बचपन नहीं, बचपन और बुढ़ापा नहीं सर, एक बचपन और अडल्ट, मतलब आप बच्चे थे पहले, आप अडल्ट बनने जा रहे हो, बीच में जो ट्रांजिशन स्टेज आता है उसे एडोलसेंट कहा जाता है। ठीक है, और इसका अकॉर्डिंग टू WHO इसकी जो उम्र है, याद रखना हमेशा से 11 से 19 ईयर्स में जो स्टूडेंट्स है वो एक अडोलसेंट है। मतलब वो ऐसे ट्रांजिशनल स्टेज में है जहां पर वो क्या हो रहे हैं, बच्चे से अडल्ट बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका बच्चा, तो आप थे ना बच्चे ऐसे, और ये अडल्ट है। ठीक है, ये हो गया अडल्ट, तो ये हो गया बच्चा, मतलब ये हो गया चाइल्ड और अडल्ट। और इसके बीच में जो ये स्टेज आप देख रहे हो, ये स्टेज, ये है आपका अडोलसेंट, ये वाली स्टेज अडोलसेंट। ठीक है, सो अ फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेनी फ्रंट, लाइक सेक्सुअल मैच्योरिटी फेज आता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, अडल्ट आइडेंटिटी होती है। तो एक ट्रांजिशन स्टेज है, एक फिजिकल जो चेंजेस होंगे बॉडी के अंदर, इमोशनल चेंजेस होंगे, है ना, अदर टाइप के कॉग्निटिव चेंजेस होंगे, उसे हम कहेंगे एडोलसेंट। एडोलसेंट ये पीरियड है जो 11 से 19 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनमें होता है। एक वो स्टेज है जो हर एक बच्चे में होगा कि वो चाइल्ड से अडल्ट की तरफ जाएगा, मूव करेगा, उसके बीच में एक ट्रांजिशन एज होगी। ठीक है, उस ट्रांजिशन पीरियड में उसके माइंड में अलग अलग जो है वो थॉट्स आते हैं, वो थोड़ा सा हम देखते हैं जरा। तो इसमें याद रखना जो आपका एडोलसेंट है वो 3 इसमें बांटा गया है, एक अर्ली एडोलसेंट, मिडल एंड लेट। तो अर्ली एडोलसेंट में आपको क्या क्या चीजें आती है, सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट आपके बॉडी में डेवलप होना चालू होते हैं, आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट होती है, कॉन्क्रीट थिंकिंग आपके अंदर आती है। कॉन्क्रीट थिंकिंग मतलब क्या, कि आप ज्यादा सोचते नहीं हो, कॉन्क्रीट जो है वो है। उसके बाद इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन, बॉडी इमेज डेवलप हो जाती है, इंटेंस फ्रेंडशिप वहां पर तैयार हो जाती है 10 से 14 साल के अंदर। उसके बाद 15 से 17 साल में सेक्सुअल ट्रेट पूरे के पूरे डेवलप हो जाते हैं, जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है, थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। देखो कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में क्या फर्क है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आपको लव ना, इसके मेरे में उसने मेरे बारे में ऐसा कहा वैसा कहा, एंगर, ये सारी चीजें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है।
वो डेवलप होना चालू हो जाती है। लॉन्ग रेंज प्लानिंग, लीडरशिप, रोमांटिक इंटरेस्ट, पीयर इन्फ्लुएंस, मतलब अपने दोस्तों का अपने पे असर, वो आपको इस बार देखने को मिलेगा मिडल में। और लेट में अगर बात करें तो फिजिकल मैच्योरिटी हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, इंडिविजुअलाइज रिलेशनशिप, स्टेबल रिलेशनशिप आ जाएगा, और अडल्ट में ट्रांजिशन आपका कंप्लीटली हो जाएगा आफ्टर 90। तो दीज आर दी स्टेजेस जो कि आपको अडल्सेंट पीरियड में देखने को मिलती है। और अडल्सेंट पीरियड 11 से 19 तक का जो पीरियड है उसे अडल्सेंट पीरियड कहते हैं। और इसी टाइम में एक चाइल्ड को समझना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी पेरेंट्स नहीं समझते कि उनके अंदर, बॉडी के अंदर ये इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं और इसकी वजह से वो बिहेव अलग कर रहे हैं, तो उनको ध्यान देना, उनके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका एडिक्शन। तो एडिक्शन की अगर हम बात करें तो ये तो कुछ सिंपल ही है कि किसी सब्सटेंस पे हम ज्यादा ही ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे, वो चाहिए ही चाहिए हमें, ठीक है, उसको एडिक्शन कहते हैं। डिपेंडेंस ऑन द सब्सटेंस, जैसे कि अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, टोबैको हो गया, और बिहेवियर पे, है ना। यस सर। कॉज इन एडोलसेंट, एक तो अपना पेरेंट का ध्यान कम होना अपने बच्चों के ऊपर, अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन कम होना, या फिर फैमिली में कोई झगड़े हो जाना, या फिर अपने दोस्तों के ऊपर से प्रेशर आ जाना, यार चल ले, कुछ नहीं होता, ले ले तू, हम भी ले रहे, तू भी ले। तो ये कारण है जिसकी वजह से एडोलसेंट जो है वो क्या करता है, एडिक्शन पे ज्यादा ध्यान देता है। एडोलसेंट में ज्यादा होता है एडिक्शन, जो कि 11 से 19 साल के ईयर्स में जो बच्चे हैं उनके अंदर। ड्रग्स एब्यूज की अगर हम बात करें तो ऑफाइड्स है, कैनाबिनॉइड्स है, कोकेन है, और आपका हॉलिसिनोजेंस है। तो ये सब कुछ ड्रग्स के टाइप्स है जो आपको समझने हैं। अब एडिक्टिव इफेक्ट क्या होता है इसका, ये लेने के बाद इफेक्ट क्या दिखता है कि हमें ये एडिक्टिव हो गया है हमारा बच्चा, कोई चाइल्ड, क्या दिखेगा उसका इफेक्ट। तो अगर हम बात करें इफेक्ट की तो सबसे पहला टॉलरेंस दिखेगा, मतलब नीड हायर डोज फॉर सेम इफेक्ट। मतलब इफेक्ट तो जितना आनंद मिलना चाहिए उतना तो मिलेगा, लेकिन हर रोज वो बढ़ेगा, उसका डोज बढ़ेगा, वो याद रखना है। डिपेंडेंसी, मतलब फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिलायंस हो जाता है किसी ऑर्डर पे, हम इंडिपेंडेंट नहीं रहते। विड्रॉल रहता है, मतलब क्या, एंजाइटी, डर लगता है ना। ट्रेमर्स और स्वेटिंग, हमें स्वेट आता है, ट्रेमर्स मतलब हमारे हाथ हिलते हैं, वो सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पर इमीडिएट इफेक्ट जो होता है वो वायलेंस होता है, रिस्की बिहेवियर, हमेशा रखना, वायलेंस मतलब झगड़ा करना। उसके बाद आपका रिस्की बिहेवियर, कुछ भी रिस्क उठाने का ताकत रखना, कोई हम जब हम ड्रग्स करते हैं सेवन, है ना, उसके बाद हम जब अपना दारू पीते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें। लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो होगा आपका, लीवर जो है, सिरोसिस, ब्रेन डैमेज और हार्ट फेल्यूर्स, ये सारे होंगे लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म आपको देखने को मिलेगा। अब बोलोगे आप सर आप क्यों हंसे बीच में, तो याद रखना, ये मैं बता रहा था एक दिन क्लास में, और वो एक बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, सारी चीज़ों को बताया हमारे शक्ति बैच के अंदर, पेड बैच के अंदर। उधर एक स्टूडेंट ने बोला सर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि आपने लिया होगा, है ना। हाँ, तो इसीलिए याद रखना, वो याद आ गया मुझे यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि आपको पढ़ाने के लिए मैं सब ट्राई करूंगा और फिर आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए एक्सपीरियंस के साथ वो चीज़ें बताऊंगा, है ना। हाँ, तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं करनी है, ये चीज़ याद रखनी है। और प्रिवेंशन हमेशा याद रखना बेटर होता है क्योर से। तो यही था आज के इस वीडियो में। यहाँ पर हमारा चैप्टर 10 जो है वो खत्म होता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का। अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करना है, पसंद नहीं आता आएगा ही पसंद, वन शॉट सीरीज ऐसा नहीं है कहाँ पे जैसे यहाँ पे मिलेगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना है। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।